वेलकम बैक लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज फैमिली। आज हम सर्कल ऑफ इनविटेबिलिटी के सफर को 100 के पार लेकर चलेंगे। आज हम एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 101 से लेकर 110 तक। पिछली वीडियो में हमने अपनी सेंचुरी पूरी की थी और आज से हम उस सफर को और आगे बढ़ा रहे हैं। कहानी अब ट्रिपल डिजिट्स में पहुंच चुकी है, जिसका मतलब है कि अब मिस्ट्रीज और भी गहरी होने वाली हैं। लूमियन का सफर अब एक नए फेज में एंटर कर रहा है। अगर आप हमारे साथ इस सफर में लगातार बने हुए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के 10 चैप्टर्स। अध्याय 101, अलग अलग शक्तियां। घंटियों के बजने की आवाज ने लियाह की रीढ़ में एक सिहरन पैदा कर दी। खतरे का सटीक पता न लगा पाने के कारण उसने सहज रूप से अपनी पेपर फिगरीन सब्स्टिट्यूट्स का इस्तेमाल किया। उसका शरीर तेजी से सिकुड़ा और पतला हुआ और एक सावधानी से कटी हुई कागज की आकृति में बदल गया। वह कागज की आकृति काली पड़ गई, पीली और भुरभुरी होकर ऐसी हो गई जैसे एक ही पल में उसकी उम्र 1 दशक बढ़ गई हो। खामोशी से वो मुरझाया हुआ पीला कागज अनगिनत छोटे टुकड़ों में बिखर गया। लियाह सीढ़ियों के ऊपर फिर से दिखाई दी, हाथ में केरोसिन लैंप पकड़े हुए। लेकिन अगले ही पल उसे अपने कंधों पर ठंडक महसूस हुई। उसके विचार दौड़ने लगे और उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी नाक के ऊपरी हिस्से को दबाया। अपनी स्पिरिट विजन को एक्टिवेट करते हुए उसने अपने सामने वाले कमरे और कांच की खिड़की की ओर देखा। केरोसिन लैंप की मध्यम रोशनी में वॉशरूम के कांच ने लियाह के ऊपरी शरीर को रिफ्लेक्ट किया। पारभासी भूतिया बच्चे उसके दोनों कंधों पर बैठे थे। उनके चेहरे गोल और मटोल थे, उनकी स्किन डरावनी नीली सफेद थी। उनके हाव भाव नफरत और द्वेष से भरे थे। वे स्पेक्ट्रल बच्चे नीचे झुके और अपने मुंह लियाह की गर्दन पर ऐसे सटा दिए जैसे वे उसके सार को खा रहे हों। घबराने के बजाय लियाह ने राहत की सांस ली। खतरे के स्रोत की पहचान करना अंधेरे में रहने से कहीं बेहतर था। अब वो स्थिति का आकलन कर सकती थी और सोच समझकर फैसला ले सकती थी। बिल्कुल ऐसे ही लियाह ने अपना शानदार सिल्वर रिवॉल्वर निकाला, अपने बाएं कंधे पर मौजूद अजीब बच्चे पर निशाना साधा और ट्रिगर दबा दिया। बैंग! बैरल से एक सुनहरी बुलेट निकली जो काल्पनिक लपटों से घिरी हुई थी। वो बच्चा चिल्लाया जब उसे लियाह के कंधे से दूर फेंक दिया गया और वो सुनहरी आग में जलने लगा। बैंग! लियाह ने दोबारा गोली चलाई, इस बार अपने दूसरे कंधे के ऊपर वाले बच्चे पर। दूसरा भूतिया बच्चा भी उसी तेज आग में जलते हुए चिल्लाया और अपने साथी के पीछे पीछे कॉरिडोर में नीचे की ओर चला गया। एक औरत की आकृति सामने आई। उसकी आंखें गहरी नीली थीं, उसके नैन नक्श नाजुक थे, उसका गोल चेहरा बिखरे हुए काले बालों से घिरा था। वो पादरे की प्रेमिका सिबिल बेरी थी, जो शेफर्ड पियरे बेरी की बहन थी। उसकी स्किन एक बीमार नीली रंगत से ढकी थी और उसकी गर्दन के दोनों तरफ अजीब सी ग्रोथ निकली हुई थी। वे स्पेक्ट्रल बच्चे उसके पास वापस आ गए और खिलाने के लिए उन ग्रोथ से चिपक गए। जब वे दूध पी रहे थे तो उन्हें घेरे हुए सुनहरी लपटें धीरे धीरे गायब हो गईं। लेकिन लियाह बेकार खड़ी नहीं रहने वाली थी। उसने सिबिल बेरी पर निशाना साधा और ट्रिगर दबा दिया। एक धमाके के साथ सुनहरी बुलेट सिबिल के माथे पर सीधे लगने से पहले कुछ ही मीटर आगे बढ़ी। किसी कारण से सिबिल ने बचने की कोई कोशिश नहीं की। उसकी खोपड़ी में एक खूनी छेद हो गया। उस घाव के भीतर सफेद और लाल रंग मिल गए और काल्पनिक सुनहरी लपटों ने उन दोनों को खा लिया। क्लैंग! सिबिल बेजान होकर फर्श पर गिर गई। वे भूतिया बच्चे, जिनके पीले चेहरे दर्द से मरोड़ रहे थे, गायब हो गए। बस इतना ही? लियाह को इस पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके घूंघट और जूतों पर लगी चांदी की घंटियां बजती रहीं, जो हर सेकंड और तेज होती जा रही थीं। पलक झपकते ही लियाह को अपने भीतर एक ठंडी, द्वेषपूर्ण शक्ति बढ़ती हुई महसूस हुई। पागलपन की हद तक उसने वॉशरूम और कांच की खिड़की की ओर देखा। उसकी स्किन भी किसी समय नीली पड़ने लगी थी। अगले ही पल उसका शरीर फिर से कागज की आकृति में बदल गया। वो कागज की आकृति एक गेंद की तरह मुड़ गई और धड़ाम से फर्श पर गिरी। लियाह बाथरूम में फिर से प्रकट हुई। वो बर्फीली सहरन अभी भी उसके भीतर बढ़ रही थी। लगभग उसी समय उसके कान में एक कोमल आवाज फुसफुसाई। मैंने एक अजीब स्पिरिट वर्ल्ड क्रिएचर के साथ समझौता किया और उसकी एक शक्ति हासिल की। जो कोई भी मुझे मारता है, मैं उसके शरीर के भीतर दोबारा जन्म ले सकती हूँ और कंट्रोल हासिल कर सकती हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो। मुझे ये बहुत पसंद है। पादरे को भी तुम बहुत पसंद आनी चाहिए। बिना किसी हिचकिचाहट के लियाह बाथरूम से बाहर भागी। सिल्वर रिवॉल्वर और केरोसिन लैंप उसके हाथ में थे। उसे वैलेंटाइन को खोजना था। एक्सॉर्सिज्म सन डोमेन की खासियतों में से एक था। वे ऐसे खतरों के खिलाफ विशेष रूप से प्रभावी थे। वैलेंटाइन ने खुद को बालकनी के पास कोने में फंसा हुआ पाया।
वो इलाका छत से लटकती काली कांटों से भरी बेलों से भरा हुआ था। चारों तरफ खून जैसे लाल बदबूदार फूल खिले हुए थे। वैलेंटाइन ने अपने हाथ फैलाए और उन राक्षसी पौधों को जलाने के लिए हवा से सुनहरी लपटें बुलाईं। तभी हवा में एक आकृति प्रकट हुई। उसने सफेद लबादा पहना था, जिसे सुनहरे धागों से सजाया गया था। उसके काले बाल छोटे थे, उसकी नीली आंखें गंभीर थीं और उसकी नाक थोड़ी झुकी हुई थी। वो कोडू का पादरे गुइलियम बेनेट था। अब वो अदृश्य नहीं था, वो हवा में तैर रहा था और वैलेंटाइन को नीचे देख रहा था। प्राचीन हर्मिस भाषा में वह चिल्लाया, वैलेंटाइन। पादरे के लबादे के भीतर काली ऊर्जा टिमटिमाई। ये एक ऐसी शक्ति थी जो गुइलियम बेनेट ने स्पिरिट वर्ल्ड क्रिएचर के साथ समझौते के जरिए हासिल की थी। टारगेट का असली नाम लेकर वो उनकी सोल बॉडी को प्रभावित कर सकता था, जिससे वे रास्ता भटक जाएं। भाषा नेचर और स्पिरिट वर्ल्ड के जितने करीब होती थी और टारगेट की समझ जितनी बेहतर होती थी, प्रभाव उतना ही मजबूत होता था। यदि उसकी स्पिरिट बॉडी टारगेट की तुलना में बहुत बेहतर होती, तो वो उनकी आत्मा को भी निकाल सकता था, जिससे वे असहाय हो जाते। वैलेंटाइन का सिर चकरा गया जैसे ही उसने पादरे की चीख सुनी। उसे अचानक चक्कर आने लगा और वो ठीक से सोच नहीं पा रहा था। हालांकि उसने जल्दी से कंट्रोल वापस पा लिया और उस चक्कर को दूर भगा दिया। कोडू में प्रवेश करने के बाद से उसने कभी भी अपना पूरा नाम उजागर नहीं किया था। पादरे की शक्ति का उस पर सीमित प्रभाव पड़ा। गुइलियम बेनेट को भी सफलता की उम्मीद नहीं थी। इससे पहले कि वैलेंटाइन पूरी तरह से चक्कर को दूर कर पाता, पादरे ने पहले से तैयार की हुई एक इंसानी हड्डी उसकी ओर फेंकी। जैसे ही वो हड्डी जमीन से टकराई, हवा में तैरते हुए पादरे ने जल्दी से हर्मिस में जाप किया, अंधा बहरा न जगने वाला। यह एक श्राप और एक शक्ति थी जो गुइलियम बेनेट ने एक कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से प्राप्त की थी। उसने मौत का प्रतीक हड्डियों को फेंका ताकि टारगेट को मुर्दे जैसा बना सके, अंधा और बहरा, बिना किसी प्रतिक्रिया वाली आंखों के साथ। वैलेंटाइन सो नहीं रहा था, इसलिए वो श्राप उसे बेहोश नहीं कर सका। हालांकि लंबे समय तक रहने वाला चक्कर और बढ़ गया, जिससे उसकी नजर धुंधली हो गई और उसके कानों में घंटियां बजने लगीं। वह 3 मीटर से आगे देखने या कुछ और सुनने के लिए संघर्ष करने लगा। मौके का फायदा उठाते हुए पादरे ने अपनी दाहिनी हथेली आगे बढ़ाई। उसकी नीली आंखें धुंधली और लगभग काल्पनिक हो गईं। जटिल मरकरी सिंबल्स जो छोटी नदियों की याद दिलाते थे, वैलेंटाइन के चारों ओर घूमने लगे। उन्होंने रोशनी के साथ झिलमिलाती एक बड़ी काल्पनिक नदी बना ली। आगे बढ़ने पर उस मुख्य नदी से अनगिनत छोटी नदियां अलग हो गईं। जैसे जैसे वो मुख्य नदी आगे बढ़ी, ज्यादातर खत्म हो गईं और केवल एक बची। गुइलियम बेनेट ने कुछ सेकंड तक देखा और वैलेंटाइन के श्रापित अंधेपन और बहरेपन से मुक्त होने से ठीक पहले उन मरकरी सिंबल्स में से एक को छीन लिया। उसका इरादा संबंधित शाखा को और बढ़ाने का था, ताकि वैलेंटाइन का एबिसल डेमन फ्लावर्स द्वारा लकवाग्रस्त होने का भाग्य सच हो जाए। डॉट डॉट डॉट। रयान मुश्किल से शैडो की कुल्हाड़ी से बच पाया, क्योंकि उसने उसकी ओर वार किया था। उसने जल्दी से कैरोसिन लैंप को फेंक दिया जो वो लेकर चल रहा था, और अपना सिल्वर व्हाइट आर्मर पहन लिया। उसके हाथ में रोशनी से बनी एक ब्रॉड स्वॉर्ड प्रकट हुई। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। रयान ने लगातार वार किए, जिससे वो शैडो वापस दीवार की ओर धकेल दी गई। उसके द्वारा छोड़े गए सनराइज ग्ली के कणों ने चारों ओर को ढक लिया और उस क्षेत्र से शैडो को खत्म कर दिया। पिच ब्लैक, पीली सफेद, शैतानी या डरावनी भुजाएं जो शैडो के पीछे से निकलने वाली थीं, उन्हें दूर धकेल दिया गया, जिससे उनके लिए रयान के शरीर को पकड़ना मुश्किल हो गया। एक क्लैंग के साथ वो शैडो सिकुड़कर वापस दीवार में समा गई और सामान्य हो गई। सनराइज ग्ली की रोशनी में वो गायब हो गई। वहीं पास में एक बची हुई शैडो बड़ी हो गई और एक लंबा हुडेड कोट पहने शेफर्ड पियरे बेरी बाहर आया। वो थोड़ा झुका और अपनी कुल्हाड़ी के साथ रयान पर हमला किया, हर कदम के साथ अपने शरीर में शक्तियां जमा करता गया। कुछ कदमों के बाद पियरे बेरी के पास एक विशाल राक्षस जैसी ताकत और मुद्रा आ गई। रयान अपने प्रतिद्वंद्वी के सामने खड़ा हो गया। उसने दोनों हाथों से स्वॉर्ड ऑफ डॉन को पकड़ लिया और उस दुश्मन पर हमला करने के लिए तैयार हो गया जो एक बेकाबू सांड की तरह उसकी ओर बढ़ रहा था। क्लैंग। ब्रॉडस्वॉर्ड और कुल्हाड़ी आपस में टकराए, जिससे हर दिशा में चिंगारियां निकलने लगीं। पियरे बेरी और रयान दोनों एक साथ पीछे हटे। संतुलन वापस पाने के लिए एक को 3 कदम पीछे हटना पड़ा, जबकि दूसरे को केवल एक की जरूरत पड़ी। रयान पीछे हटते हुए रुक गया, एक पैर पीछे खींचा और पियरे बेरी के खुद को संभालने से पहले ही मौके का फायदा उठाया। वो आगे बढ़ा और अपने दुश्मन पर वार किया। तभी पियरे बेरी का मुंह खुल गया। उसकी जीभ अजीब तरह से एक विचित्र गिरगिट कैमिलियन में बदल गई। उस गिरगिट का सिर उसके पैरों के बीच दबा हुआ था और एक अगला पैर उसके मुंह में ठूंसा हुआ था।
जैसे ही रयान की नजर उस गिरगिट पर पड़ी, उसे अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ जो इतना भयानक था कि उसका हमला कमजोर पड़ गया और वो निशाना चूक गया। सिरदर्द का श्राप। शेफर्ड पियरे बेरी ने ये क्षमता एक रहस्यमयी स्पिरिट बॉडी के साथ समझौते के माध्यम से हासिल की थी, जिसने अपने जीवन के दौरान हर तरह के श्रापों का अध्ययन करने का आनंद लिया था। रयान पर इस सिरदर्द का फायदा उठाते हुए पियरे बेरी ने पीछे हटती शैडो को वापस बुलाया और एक भयानक हमला किया। धातु के टकराने के शोर के बीच रयान को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। डॉट डॉट डॉट। बाहर मचे हंगामे के बीच लुमियन झटके से उठ बैठा और उसने जल्दी से औरोर से कहा, कुछ ठीक नहीं है। हमें रयान और बाकी लोगों के साथ इकट्ठा होना होगा। रयान ने यह सिद्धांत बार बार उनके दिमाग में बिठाया था। हमले का सामना करते समय उन्हें साथ रहने की कोशिश करनी चाहिए। अकेले लड़ने वाले 5 व्यक्तियों की तुलना में एक एकजुट टीम कहीं अधिक प्रभावी थी। ठीक है। औरोर बिस्तर से कूदी और दरवाजे की ओर दौड़ी, अपनी लंबी ड्रेस की छिपी हुई जेब में हाथ डालते हुए। जैसे ही लुमियन खुले दरवाजे के पास पहुंचा, उसने एक आकृति देखी। डिप्टी पादरे मिशेल गैरिग्यू उसके सामने खड़ा था। उसने सुनहरे धागों से सजा हुआ सफेद लबादा पहना था। उस प्रभावशाली, घुंघराले बालों वाले युवक की आंखें अजीब तरह से खाली थीं और उसने लुमियन को देखकर एक मुस्कान दी। क्या तुम प्रार्थना करना चाहते हो? एक तेज हरकत के साथ लुमियन ने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और मिशेल की गर्दन पर निशाना साधा। मिशेल का सिर झुक गया, लेकिन केवल थोड़ा सा खून ही बाहर निकला। अपनी आंख के कोने से लुमियन की ओर देखते हुए उसने एक चमकती हुई मुस्कान के साथ पूछा, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो, क्या तुम प्रार्थना करना चाहते हो? जब लुमियन उस आदमी की गर्दन काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठाने ही वाला था, तो उसे खतरे का एक बहुत बड़ा एहसास हुआ। अपने डांसर की अद्भुत चपलता, एजिलिटी पर भरोसा करते हुए वो अचानक मुड़ा और अपनी कुल्हाड़ी को अपनी पीठ के पीछे घुमाया। अगले ही पल उसकी नजरें जम गईं। उसने औरोर को देखा। औरोर की हल्की नीली आंखें अजीब तरह से खाली हो गई थीं। उसने मुट्ठी भर पाउडर, जो किसी पेड़ से पिसा हुआ था, लुमियन की ओर फेंक दिया। अपनी बहन का चिर परिचित चेहरा देखकर लुमियन की कुल्हाड़ी का वार धीमा पड़ गया और वो पूरी तरह रुक गया। वह बचना तक भूल गया। चटकने की आवाज आई और सिल्वर बिजली का एक गोला लुमियन के सिर से टकराया। वो बेहोश हो गया। अंधेरे ने उसकी दृष्टि को निगल लिया। अध्याय 102 ट्रांसफर। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। रयान पीछे हटा। शेफर्ड पियरे बेरी के बेरहम हमलों को बमुश्किल रोक पा रहा था। पियरे बेरी की आंखें खून जैसी लाल थीं। उसकी शराफत गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक भयानक गुस्से ने ले ली थी। जैसे ही शैडो से निकलने वाली काली या सफेद डरावनी भुजाएं रयान को फंसाने के लिए बढ़ीं, पियरे बेरी ने रयान के सिर पर अपनी कुल्हाड़ी से वार किया। इस बार रयान न तो पीछे हटा और न ही उसने बचाव किया। उसने अपनी स्वॉर्ड ऑफ डॉन को उठाया तक नहीं। इसके बजाय उसने अपना शरीर मोड़ा, जिससे उन डरावनी भुजाओं ने उसके पैरों को जकड़ लिया और पियरे बेरी की कुल्हाड़ी उसके कंधे पर जा लगी। क्लैंग। उसके सिल्वर कवच पर मकड़ी के जाले जैसी दरारें पड़ गईं और रोशनी बिखरकर गायब होने लगी। दर्द से चेहरा सिकोड़ते हुए रयान घुटनों के बल बैठा और अपनी स्वॉर्ड ऑफ डॉन को फर्श में गाड़ दिया। वो जानता था कि वो बहुत लंबे समय से अपने साथियों से अलग हो गया है। उसे किसी भी कीमत पर फिर से इकट्ठा होना था। एक टीम की ताकत किसी भी अकेले व्यक्ति से कहीं ज्यादा होती है। एक पल के भीतर उस रोशनी से भरी ब्रॉडस्वॉर्ड में धमाका हो गया। वो अनगिनत रोशनी के टुकड़ों में बिखर गई और एक तूफान में बदल गई जो पियरे बेरी की ओर तेजी से बढ़ा। इस विनाशकारी वार को देखकर पियरे बेरी की आंखों में दहशत आ गई। उन दुष्ट भुजाओं को नजरअंदाज करते हुए वो अपनी ही परछाई में छिप गया। शुद्ध रोशनी के एक भीषण तूफान ने उस पूरे इलाके को घेर लिया और सायों और बुराई को टुकड़ों में काट दिया। एरिया ऑफ इफेक्ट अटैक होने के कारण हरिकेन ऑफ लाइट ने रयान के आसपास की चीजों को भी प्रभावित किया, बावजूद इसके कि उसने इसे अपने दुश्मन की ओर मोड़ने की पूरी कोशिश की थी। खामोशी के साथ लुमियन और औरोर के बेडरूम की दीवारें ढह गईं और उस भयानक तूफान में छोटे टुकड़ों में बदल गईं। बालकनी के पास छत से लटकती काली कांटेदार बेलें तड़पती हुई खरपतवार की तरह मुड़ने लगीं। हवा में तैरते पादरे गुइलियम बेनेट के पास जल्दी से वहां से हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जब वो औरोर के घर से भागा तो उसके शरीर पर खून से सने खरोंच के निशान थे। गड़गड़ाहट। आधी छत नष्ट हो चुकी थी और दूसरी मंजिल पर बड़े बड़े छेद हो गए थे। कई जगहों से नीचे का चूल्हा भी दिखाई दे रहा था। लिया भी उस रोशनी के तूफान की चपेट में आ गई थी। उसका शरीर तेजी से मुरझाने और सिकुड़ने लगा और वो एक कागज की आकृति में बदल गई। जब तूफान थमा तो वो स्टडी रूम में फिर से प्रकट हुई, बमुश्किल सुरक्षित थी। रयान जानता था कि उसके पास पेपर फिगरीन सब्स्टिट्यूट्स हैं, इसलिए उसने एक बंद जगह में पियरे बेरी पर इतना घातक हमला करने की हिम्मत की थी।
रही बात और लुमियन और वैलेंटाइन की, तो उनकी पोजीशन ने उन्हें हमले से कुछ सुरक्षा दी थी। रयान ने तूफान की दिशा को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे सीमित सफलता मिली थी। स्थिति का जायजा लेने के बाद उसने इस निर्णायक हमले का इस्तेमाल करने का फैसला किया था। टूटी हुई छत से लाल चांदनी और सितारों की मध्यम रोशनी छनकर आ रही थी। रयान ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे औरोर या लुमियन का कोई निशान नहीं मिला। पीले चेहरे वाली लिया उसकी ओर भाग रही थी। वैलेंटाइन बालकनी पर बेहोश पड़ा था। उसे हरिकेन ऑफ लाइट से कई जख्म हुए थे, लेकिन कोई भी जानलेवा नहीं था। अपने जख्मी साथियों को देखकर रयान ने तलाश बंद कर दी। उसने लियाह का कंधा पकड़ा और बालकनी की ओर छलांग लगा दी। एक हाथ से उस वॉरियर ने वैलेंटाइन को उठाया और लुमियन के घर से नीचे कूद गया। अपने अभी तक न टूटे हुए डॉन आर्मर के भरोसे और हमलों से बचते हुए वो कोडू गांव के किनारे की ओर भागा और पास के पहाड़ी चरागाह की ओर निकल गया। उनके पास एक प्लान था। अगर वे औरोर और लुमियन के घरों की रक्षा नहीं कर सके तो वे चरागाह की ओर पीछे हट जाएंगे। वहां वे इलाके का फायदा उठाकर चट्टान से कूदकर बच सकते थे और साइकिल को ट्रिगर कर सकते थे। पाद्रे गुइलियम बेनेट ऊपर हवा में तैर रहा था, लेकिन वो डॉन पैलाडिन की टॉप स्पीड का मुकाबला नहीं कर पाया। उसके नीचे घर के किनारे सायों से शेफर्ड पियरे बेरी बाहर निकला। उसका काला लबादा चिथड़े हो चुका था और हुड गायब था। उसके चेहरे, छाती और पैरों पर गहरे घाव थे, जिनसे लगातार खून बह रहा था। ये एक डरावना मंजर था। अगर उसने सही वक्त पर अपनी परछाई को एक ग्रामीण की परछाई से न बदला होता, तो उसका शरीर टुकड़ों में कट गया होता और वो मर चुका होता। वो ग्रामीण जो उसका मोहरा बना था, अब निस्संदेह मांस और खून का एक ढेर बन चुका था। डॉट डॉट डॉट। जैसे ही रयान ने अपने हरिकेन ऑफ लाइट से एबिस डेमन फ्लावर को खत्म किया, वैलेंटाइन का पैरालिसिस कम हो गया। कोडू गांव छोड़ने से पहले ही उसे होश आ गया। क्या स्थिति है? उसने पूछा। हवा की वजह से उसकी आवाज दबी हुई थी। पूरी रफ्तार से दौड़ रहे रयान ने विस्तार से कुछ नहीं बताया। उसने संक्षेप में जवाब दिया, पहले लियाह की मदद करो। वैलेंटाइन ने रयान की दूसरी बाजू में थमी लियाह की ओर देखा और उसका पीला, राख जैसा चेहरा नोटिस किया। बिना एक पल की देरी के उसने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ बढ़ाया और अपनी हथेली लियाह के कंधे पर रख दी। सूर्य! वो प्राचीन हरमिस में चिल्लाया। कहीं से चमकती हुई सुनहरी बूंदें प्रकट हुईं और लियाह पर बरसने लगीं। उसका चेहरा दर्द से मरोड़ उठा और उसके शरीर से भाप निकलने लगी। कुछ ही सेकंड के भीतर सिबिल की रूहानी आकृति बाहर निकल गई। उसका चेहरा सदमे और दहशत से भरा था। उसे समझ नहीं आया कि उसे लियाह के शरीर से कैसे बाहर फेंक दिया गया। तुरंत बाद शून्य से भूतिया सुनहरी लपटें निकलीं और उस अजीब आत्मा को एक मोमबत्ती की तरह घेर लिया, उसे तरल बूंदों में बदल दिया। सिबिल चिल्लाई और उसने श्राप दिया, लेकिन वो शुद्ध होने के अपने भाग्य से बच नहीं सकी। इस बार वो वैलेंटाइन के शरीर में दोबारा जन्म लेने में नाकाम रही। नीच प्राणी! वैलेंटाइन ने अपनी सांसों के बीच बुदबुदाया। डॉट डॉट डॉट। फ्यू! लुमियन ने जोर से सांस छोड़ी, क्योंकि दो सच्चाइयां उसके दिमाग में कौंधी। वो औरोर नहीं थी। उसके अंदर एक राक्षस समाया हुआ था। अब हार मानने का मतलब उसे उस जीव के हवाले कर देना और उसकी आखिरी उम्मीद को खत्म करना होता। लुमियन अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उसका संकल्प और भी मजबूत हो गया। उसने खिड़की की ओर देखा और उसे शराब की एक बोतल, एक हनीस्कल फूल, कुछ अंगूर की बेलें और फर्न पाउडर दिखाई दिया। क्या उस महिला ने यह सामान भेजा था? क्या उसने हमला देखा था? उसने? लुमियन ने अपना सिर झटका और उन दखल देने वाले विचारों को दूर कर दिया। इस गंभीर स्थिति में वो केवल खुद पर और अपने साथियों पर भरोसा कर सकता था। दूसरे लोग चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, वे अब उसके लिए बेकार थे। वक्त बर्बाद न करते हुए लुमियन ने वे सामान निकाले जिनका इस्तेमाल उसने हंटर पोशन बनाने के लिए किया था और एक बियर मग में 50 मिलीलीटर शराब डाली। उसने एक के बाद एक हनीस्कल फूल, अंगूर की बेल का पाउडर और फर्न पाउडर डाला। अंत में उसने वो घिनौना पत्थर डाला जिसकी सतह पर काला तरल बह रहा था। प्रोवोकर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक के घुलते ही एक सनसनाहट की आवाज आई और हनीस्कल फूल गायब हो गया। मग में मौजूद बेरंग शराब गहरी काली और गाढ़ी हो गई। उस पोशन को देखते ही लुमियन का मन किया कि वो इसे दूर फेंक दे और कुचल दे। उसने खुद को संभाला और अपनी घबराहट को शांत करने और ध्यान केंद्रित करने के लिए शैलो कॉजिटेशन का इस्तेमाल किया। कुछ पलों बाद लुमियन ने बिना किसी हिचकिचाहट के बियर मग उठाया और उस बदबूदार तीखे प्रोवोकर पोशन को गटक गया। मग नीचे रखते ही उसे तुरंत महसूस हुआ कि उसका शरीर भीतर से भारी हो गया है, जैसे वो नीचे की ओर गिर रहा हो। डॉट डॉट डॉट। अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए लुमियन फर्श पर पालथी मारकर बैठ गया, आंखें बंद कर लीं और अगले बदलाव के लिए खुद को तैयार किया।
उसकी सांसें गर्म हो गईं, उसकी भावनाएं गुस्से, दुख, निराशा और उत्साह के बीच तेजी से बदलने लगीं। उसी समय एक आवाज जो बहुत दूर थी, लेकिन फिर भी बहुत करीब महसूस हो रही थी, ने उसके कानों पर हमला किया। उसके कनपटी में लोहे की कील की तरह चुभने लगी। वही जानी पहचानी, चीर देने वाली जलन लुमियन के दिमाग में छा गई, लेकिन वो कुछ विचारों को नहीं छोड़ सका। मुझे सफल होना होगा। मुझे सपने का राज खोलना होगा। मुझे और को बचाना होगा। मुझे कोडू के लूप को तोड़ना होगा। जलन, चीरने वाले एहसास और कंट्रोल खोने के भ्रम को सहते हुए भी लुमियन ने न तो अपनी आंखें खोली और न ही अपनी पोजीशन बदली। उसे लगा जैसे वो एक बड़े तूफान में फंसी एक छोटी सी नाव है, जिसे लहरें और हवाएं पीट रही हैं। वो कमजोर था, लेकिन अभी तक डूबा नहीं था। मानो एक युग बीत जाने के बाद दर्द कम होने लगा और खून के प्यासे, पागलपन भरे विचार लुमियन की चेतना से दूर होने लगे। उसने अपनी आंखें खोली, ये जानते हुए कि वो एक सीक्वेंस 8 प्रोवोकर बन चुका है। चैप्टर 103, द पाद्रेस प्लान। आकाश में घना सफेद कोहरा छाया हुआ था, जिसने ज्यादातर रोशनी को निगल लिया था और ड्रीम रूइंस को एक कभी न खत्म होने वाली धुंधली शाम में बदल दिया था। लूमियन खड़ा हुआ, अपने अंगों को स्ट्रेच किया और खून से सनी उस पहाड़ की चोटी का जायजा लिया, साथ ही अपनी कंडीशन को भी परखा। हंटर के मुकाबले प्रोवोकर की ताकत, रिफ्लेक्स, स्पीड और फुर्ती में सुधार हुआ था, भले ही वो सुधार मामूली था। लूमियन ने 3 मुख्य बदलावों को पहचाना। पहला, उसका शरीर और भी ज्यादा मजबूत हो गया था और उसकी ठीक होने की क्षमता में भी काफी सुधार आया था। दूसरा, उसकी स्पिरिचुअलिटी एक खास हद तक बढ़ गई थी। अब वो अपनी पोजेशन स्टेट को पूरे 4 मिनट तक बनाए रख सकता था, जो पहले सिर्फ 3 मिनट थी। आखिर में उसे प्रोवोकेशन नाम की एक नई बियॉन्डर पावर मिली थी। ये काबिलियत एक परमानेंट स्टेट चेंज लाती थी और मनचाहा असर पाने के लिए इसे एक्टिवेट करने की भी जरूरत पड़ती थी। लूमियन की ऑब्जर्वेशन स्किल्स में एक जबरदस्त बदलाव आया था, जो किसी भी आम इंसान से कहीं ज्यादा बेहतर थी। वो अब असरदार तरीके से ये पहचान सकता था कि कौन से शब्द, एक्शन और हालात उसके टारगेट को सबसे आसानी से भड़का सकते हैं और उनमें बेचैनी पैदा कर सकते हैं। जब प्रोवोकेशन का इस्तेमाल किया जाता, तो ये अपमान और बेइज्जती का ऐसा मेल बना देता जिससे सामने वाला अपना आपा खो देता। ताने और बेइज्जती जितनी सटीक होती, प्रोवोकेशन उतनी ही असरदार होती। हालांकि डॉगशिट जैसा एक शब्द भी किसी हद तक गुस्सा भड़काने के लिए काफी था। एक चुप रहने वाले दुश्मन के खिलाफ भी प्रोवोकेशन लूमियन को एक घिनौना और चिड़चिड़ा एहसास पैदा करने में मदद करती थी। ये काबिलियत उन जाल और हमलों के लिए बहुत सही थी जिनमें हंटर्स माहिर होते थे, लेकिन लूमियन की मौजूदा हालत में इसका बहुत कम मतलब था। उसके पास अब शिकार करने का समय नहीं था। उसका पूरा ध्यान उस दीवार को एक्सप्लोर करने पर था, जो खून से सने उस पीक के चारों ओर थी, और ड्रीम रूइंस के रहस्य का पता लगाने पर था। इसके उलट उसकी स्पिरिचुअलिटी और फिजिकल ताकत में हुए सुधारों ने उसे खुश कर दिया। कम से कम अब वो उस अंधेरे इलाके में और गहराई तक जा सकता था, जिसने एक बार उसे सुला दिया था। पॉर्शन के बूस्ट के साथ लूमियन ने अपनी कनपटी को मला। इस बार अपनी स्पिरिट विजन को एक्टिवेट करना बहुत आसान था। आखिरकार उसके पास इतनी ताकत थी कि वो आसानी से अपनी स्पिरिट विजन का इस्तेमाल कर सके। बिना किसी हिचकिचाहट के लूमियन ने अपने कपड़े बदले और अपना सामान इकट्ठा किया। फॉलन मर्क्यूरी, वो लोहे जैसी काली कुल्हाड़ी, पनीर और बिस्कुट का एक थैला। उसने अपनी शॉटगन पीठ पर टांगी और उस 2 मंजिला इमारत से बाहर निकल गया। घने स्लेटी कोहरे के बीच उसने उजाड़ रास्ते को पार किया और खंडहरों में दाखिल हुआ। वो एक जाने पहचाने रास्ते पर चला, उन जगहों से बचते हुए जहां मॉन्स्टर्स छिपे हो सकते थे, और सावधानी से आगे बढ़ा। उस जगह पहुंचने पर जहां उसका सामना उस 3 चेहरे वाले मॉन्स्टर से हुआ था, लूमियन नाचने लगा, जिससे वो काला कांटों वाला सिंबल थोड़ा एक्टिवेट हो गया। उस एम्यूलेट के साथ उसने और भी खतरनाक रास्तों को पार किया और कई खौफनाक जीवों को पीछे धकेल दिया। आखिरकार वो मकानों की एक कतार से बनी कांटेदार दीवार के पास पहुंचा। थोड़ी देर सोचने के बाद लूमियन ने एक दिशा चुनी। उसने उस इलाके में जाने का फैसला किया जो रात के अंधेरे में डूबा हुआ लग रहा था, एक ऐसी जगह जिसने उसे तुरंत सुस्ती भरी धुंध में धकेल दिया था। उसके अंतर्ज्ञान ने सुझाव दिया कि उन मुड़े हुए पेड़ों की ऊंची दीवार के पार कुछ बहुत खास है। हालांकि वो इलाका जो रात की शुरुआत जैसा लग रहा था, वहां ड्रीम रूइंस के रहस्य छिपे होने की ज्यादा संभावना थी। आखिरकार रात, नींद और सपना अक्सर आपस में जुड़े हुए शब्द थे। सही समय पर लूमियन ने एक और रस्म वाला डांस किया और खुद को एक ऐसी जगह पाया जो आसपास के मुकाबले काफी धुंधली थी। उसने धीरे से सांस छोड़ी और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ा। तुरंत ही लूमियन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो कोहरे भरे दिन से एक बादलों वाली शाम में पहुंच गया हो। परछाइयों ने उसके आसपास की चीजों को घेर लिया। फॉलन मर्क्यूरी को मजबूती से पकड़ते हुए उसने जम्हाई ली और आगे बढ़ता रहा। मैं सो नहीं सकता, मैं सो नहीं सकता।
लुमियन ने खुद को आगे बढ़ाया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, लुमियन सतर्क रहा और उन इमारतों को ध्यान से देखता रहा जो शहर की दीवार बनाती थीं। फिर भी ड्रीम रूइंस के रहस्य उसके हाथ नहीं लगे। सोने के सिक्कों और बाकी चीजों में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, और गहराई में जाते हुए वो दर्जनों मीटर तक घिसटता रहा। सिर्फ उसकी इच्छा शक्ति ही उसकी आंखों को उस भारी सुस्ती के खिलाफ खुला रखे हुए थी जिसने उसके दिमाग को घेर लिया था। एक पल के विचार के बाद उसने पीछे हटने का फैसला किया। वो लकड़ी की दीवार के पीछे के इलाके की जांच करेगा और इस नींद दिलाने वाले जोन में किसी और एंगल से दाखिल होगा। शायद इससे उसे उन जगहों तक पहुंच मिल जाए जहां पहले पहुंचना नामुमकिन था। लुमियन मुड़ा और अपने कदमों पर वापस जाने लगा, लेकिन वह सुस्ती बनी रही और हर बीतते पल के साथ और बढ़ती गई। आखिरकार उसका हौसला टूट गया, उसकी आंखें बंद हो गईं और वो जमीन पर गिर पड़ा। अंधेरे ने एक बार फिर उसकी आंखों के सामने सब कुछ ढक लिया। डॉट डॉट डॉट। लुमियन के पेट में अचानक एक तेज दर्द हुआ जिससे वो सिकुड़ गया और उसने अपनी आंखें खोल दी। सबसे पहले उसने एक घुमावदार गुंबद वाली शानदार दीवार देखी, जिसके बाद पादरे का सख्त चेहरा अपनी हल्की सी मुड़ी हुई नाक के साथ दिखाई दिया, और पॉन्स बेनेट का दायां मुक्का, जिसे उसने एक शैतानी मुस्कान के साथ पीछे खींच लिया था। क्या मुझे पकड़कर कैथेड्रल लाया गया है? लुमियन ने ऊपर के नज़ारे को पहचान लिया और तुरंत अपने आसपास को स्कैन किया। उसने रेमंड के पिता पियर ग्रेग, आवा के पिता गियोम लिजिए, अपने पड़ोसी लुई बेडो और लगभग सभी गांव वालों को देखा। वेदी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वहां सूरजमुखी के बजाय लिलैक, ट्यूलिप और उस छिपी हुई हस्ती के अन्य सिंबल सजे हुए थे। सन सेक्रेड एम्बलम गायब हो चुका था। उसकी जगह एक अजीब तरह से मुड़ी हुई कांटों वाली अंगूठी ने ले ली थी, जिससे काला लिक्विड टपक रहा था। उस जाने पहचाने सिंबल को देखकर लुमियन को चक्कर आने लगे और उसके सीने में गर्मी बढ़ने लगी। वो जानता था कि ये एक संकेत था कि उसके अंदर की करप्शन जाग गई है, लेकिन वो अभी भी उस नीले काले सिंबल के भीतर कैद थी। पादरे और उसके अनुयायियों ने कैथेड्रल को उस छिपी हुई हस्ती की वेदी में बदल दिया है। बेचारी सेंट सिथ। लुमियन ने सोचा कि वैलेंटाइन ये सब देखकर पागल हो जाएगा। कसकर बंधे हुए उसने अपने आसपास देखा और ये देखकर राहत मिली कि महान एटर्नल ब्लेजिंग सन और सेंट सिथ के उपदेशों को दर्शाने वाली रंगीन कांच की खिड़कियां और दीवारें अभी भी सुरक्षित थीं। ऐसा लगता है कि ये बदलाव जल्दबाजी में किए गए थे। लुमियन ने कैथेड्रल की मौजूदा हालत का अंदाजा लगा लिया। गांव वाले मोम की मूर्तियों की तरह बिल्कुल खामोश खड़े थे। लुमियन को एक पल के लिए देखने के बाद पादरे ने पॉन्स बेनेट को डांटा। तुमने उसे सोने कैसे दिया? तुम्हें उसे वैसे ही जगा देना चाहिए था जैसे ही तुम उसे कैथेड्रल वापस लाए थे। समझ गया, पॉन्स बेनेट ने जवाब दिया। उसकी नजर असाधारण रूप से सम्मानजनक थी, जैसे कि पादरे उसका देवता या शासक हो। एक खंभे के सहारे टिकते हुए लुमियन ने गियोम बेनेट की ओर देखा। और कहाँ है? पादरे रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराया। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। उन 3 विदेशियों का क्या हुआ? लुमियन ने बातचीत को जारी रखते हुए पागलों की तरह भागने का प्लान बनाया। गियोम बेने ने रंगीन कांच से बाहर देखा। उसके चेहरे के भाव रिलैक्स थे। वे भाग गए हैं। अब तक वे पास के अल्पाइन चरागाह में होने चाहिए। लेकिन उम्मीद मत करना कि वे आज रात तुम्हें और औरोर को बचाने आएंगे। अधिकारियों को जानते हुए वे बस टाल मटोल करेंगे और देखते रहेंगे। वे स्थिति की पुष्टि करने के बाद ही कोई कदम उठाएंगे। कभी कभी वे गलती करने के बजाय कुछ न करना बेहतर समझते हैं। इसी तरह उन्होंने मेरे जीवन के 10 साल बर्बाद कर दिए। लुमियन ने पादरे की बात मान ली, लेकिन वो जानता था कि रायन और बाकी लोग वहां इसलिए नहीं रुके थे बिना ये समझे कि उस दुष्ट देवता के अनुयायियों ने उसे और औरोर को क्यों पकड़ा है। रायन का ग्रुप कोई बड़ा कदम नहीं उठाएगा, जैसे कि कोडू छोड़कर लूप को रीबूट करना। वे 12वीं रात तक इंतजार करना चाहते थे ताकि यहाँ की गड़बड़ी के कारण का पता लगा सकें, जिससे भविष्य में इस मुसीबत से बचने के लिए एक ठोस रास्ता मिल सके। लुमियन की खामोशी देखकर पादरे की मुस्कान और चौड़ी हो गई। एकदम सीधे लहजे में उसने ऐलान किया, मेरा प्लान आज रात रस्म को पूरा करने का है। क्या? लुमियन हैरान रह गया। बड़े जोश में गियोम बेने ने विस्तार से बताया, मेरा इरादा 9 अप्रैल की रस्म को आज रात करने का है। उन 3 विदेशियों को दखल देने का मौका नहीं मिलेगा। क्या 12वीं रात को पहले लाया जा सकता है? लुमियन चौंक गया, निशब्द और बुरी तरह डर गया। उसी पल गियोम बेने पॉन्स बेने की तरफ मुड़ा और निर्देश दिया, इसे वेदी पर ले जाने से पहले यह पक्का करो कि यह जागता रहे। तुम किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो, बस इसे जान से मत मारना। पॉन्स बेनेट ने उत्सुकता से पूछा, क्या होगा अगर मैं उसे मार दूं? हम सब साथ मरेंगे। पादरे अपने बेवकूफ भाई पर चिल्लाया। मुझे वेदी पर ले जाओ और रस्म फिर से शुरू करो। क्या मुझ पर बना
वो नीला काला सिंबल फिर से काम आ सकता है। लूमियन की घबराहट कम हुई जब उसने बेनेट भाइयों की बातचीत सुनी। पादरे ने अपनी नजर वापस लूमियन पर टिकाई और नीचे झुक गया। चिंता मत करो, तुम वेसल नहीं हो। हमारे पास एक बेहतर चॉइस है। एक बेहतर चॉइस? लूमियन का डर बढ़ गया जब उसने पादरे की नजर का पीछा किया और असली वेदी की ओर देखा। और किसी समय वहां दिखाई दी थी। उसने सादे सफेद कपड़े पहने थे, उसके सुनहरे बाल बिना किसी सजावट के थे और उसकी नीली आंखें एकदम खाली थीं। औरोरे! लूमियन चिल्ला उठा। औरोर एक मूर्ति की तरह बनी रही, उसने कोई जवाब नहीं दिया। पादरे मुस्कुराया और सिर हिलाया। हाँ, तुम्हारी बहन बेहतर वेसल है। रस्म में तुम्हारा रोल टाइमलाइन को तेज करने में हमारी मदद करना है। हमें उस सटीक पल या नक्षत्रों के बदलाव का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। लूमियन बहुत डरा हुआ और उलझन में था। मैं 12वीं रात की रस्म को जल्दी लाने में कैसे मदद कर सकता हूँ? पादरी एक बार फिर करीब झुका। उसके चेहरे पर उम्मीद की मुस्कान थी। क्योंकि जिन वरदानों के लिए हमने प्रार्थना की थी, उनमें से ज्यादातर तुम्हारे भीतर हैं। क्या? उसे कैसे पता? लूमियन की आंखें फैल गईं। वो गियोम बेनेट के चेहरे को और करीब से देखने की कोशिश करने लगा। गियोम बेने ने झुककर लूमियन के कान में फुसफुसाया, क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम और पुआलिस ही अकेले थे जो लूप में यादें रख सकते थे? चैप्टर 104 रेजोल्यूट डिसीजन। लूमियन को गहरे सदमे में देखकर गियोम बेने संतोष के साथ सीधा खड़ा हो गया और पॉन्स बेनेट से बोला, इस पर नजर रखो। इतना कहकर पादरे वेदी की ओर बढ़ गया। उसके जाते ही आसपास के गांव वाले जैसे जीवित हो उठे और जोश में आकर बातें करने लगे। कुंडली बदलने वाली है, हमारी अच्छी किस्मत आने वाली है, अब हम जल्द ही अमीर हो जाएंगे। जब वो समय आएगा तो मैं हर दिन एक बॉटल वाइन पीऊंगा और हर बार के खाने में ढेर सारा मीट खाऊंगा। मुझे एक खूबसूरत औरत ढूंढनी है। मैं एक नाटक देखने जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लूमियन का दिमाग चकरा रहा था और उसने गियोम बेने के जाने पर मुश्किल से ही ध्यान दिया। पादरे के शब्द एक शांत झील में फेंके गए पत्थर की तरह थे, जो लूमियन के विचारों में लहरें पैदा कर रहे थे। ये कैसे मुमकिन है? पिछले चक्र में मैंने उसे मार दिया था क्योंकि वो नहीं समझ पाया था कि मुझ में क्या खास है। तब तो मुझे खुद भी नहीं पता था कि मुझ में क्या खास था। उसका न जानना स्वाभाविक था। उस लड़ाई के बाद के चक्रों में उसका मेरे साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ, जब तक कि औरोर ने अजीब व्यवहार करना शुरू नहीं किया। लेकिन उसे लूप के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा था। जब मैंने बाकी लोगों के साथ उसे रंगे हाथों पकड़ा था, तब उसकी गालियां, कैथेड्रल में घुसने के बाद लिया द्वारा उसका बेहोश किया जाना और औरोर का व्हाइट पेपर के जरिए उस पर जासूसी करना, ये सब नकली नहीं लग रहा था। अगर वो नाटक कर रहा था तो उसके कंट्रोल का लेवल रोंगटे खड़े कर देने वाला था। इसके अलावा वो जानता है कि मडाम पुआलिस अपनी यादें लूप में बरकरार रखती है और उसे कैसल की असामान्यताओं के बारे में कुछ पता हो सकता है। फिर भी उसने हर लूप की शुरुआत में मडाम पुआलिस के साथ संबंध बनाए रखा ताकि किसी को उस पर शक न हो। अगर मैं होता तो मडाम पुआलिस की करतूतें जानने के बाद मेरे अंदर कोई इच्छा ही नहीं बचती। उसके साथ सोना तो दूर की बात है। लूमियन जितना ज्यादा सोचता गया, उसे पादरे उतना ही डरावना लगने लगा। ये डर उस दहशत से अलग था जो उसने मडाम पुआलिस से महसूस की थी। उसके दिमाग में सवालों की बाढ़ आ गई। अपनी यादों के साथ पादरे ने शुरुआत में ही उन 3 भेड़ों की बलि देकर कोडू पर पूरा कंट्रोल हासिल करने के लिए वरदान क्यों नहीं प्राप्त किया? उसने पहले ही दिन 12वीं रात की रस्म पूरी क्यों नहीं की? इससे तो किसी भी हादसे को रोका जा सकता था। वो किस चीज का इंतजार कर रहा था? बलि की रस्म हर बार लेंट के करीब ही क्यों होती है? क्या उस रस्म के लिए किसी खास तारीख और समय की जरूरत होती है? लेंट का जश्न 12वीं रात की रस्म का एक अहम हिस्सा है। तो क्या पादरे के पास लेंट खत्म होने के बाद ही अगली रस्म को आगे बढ़ाने का मौका होगा? लेकिन वो शुरुआत से ही सबको कंट्रोल कर सकता था और लेंट के आने का इंतजार कर सकता था। साथ ही क्या उस छिपी हुई हस्ती को ये अजीब नहीं लगा कि उन्होंने 3 चक्रों में 2 बार वरदान के लिए प्रार्थना की? हाँ, उसने शायद कुछ किया होगा, जैसे पादरे को उसकी यादें वापस पाने में मदद करना। नहीं, अगर उनकी बलि की रस्म सच में पूरी हो गई होती तो वे 3 भेड़ें दोबारा लूप में दाखिल नहीं होती। उनकी आत्माएं और बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स उस छिपी हुई हस्ती के पास चली जानी चाहिए थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि रेमंड की तरह वे आत्माएं वेदी के पास इकट्ठा हो गईं और लूप से बाहर नहीं निकल पाईं? पादरे और बाकी लोग किसकी प्रार्थना कर रहे थे और किसने उन्हें शक्ति दी? जब लूमियन इस बारे में सोच ही रहा था, उसे अचानक अपने शरीर के निचले हिस्से में तेज दर्द महसूस हुआ। वो अनजाने में ही सिकुड़ गया, लेकिन उसे बांधने वाली रस्सियों ने उसे हिलने नहीं दिया। पॉन्स बेनेट ने लूमियन की टांगों के बीच से अपना पैर वापस खींचा और मुस्कुराने लगा, जबकि नौजवान के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें आ गईं।
लूमियन के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। वो नीचे झुका, अपना दायां हाथ उठाया और लूमियन को थप्पड़ मारा। मजा आया? मुझे बताओ, क्या तुम्हें मजा आया? लूमियन के जवाब का इंतजार किए बिना उसने अपना हाथ घुमाया और उसके चेहरे के दाईं ओर एक और थप्पड़ मारा, जिससे उसके कान बजने लगे। लूमियन को ऐसा लगा जैसे उसका सिर उड़ जाएगा। पॉन्स बेनेट को लूमियन को पीटते देख रिमोंड के पिता पियर ग्रेग पास आए और नीचे झुके। उन्होंने आह भरी और कहा, सह लो, बस थोड़ी देर सह लो। हमारी किस्मत बदलने वाली है। अच्छी किस्मत आने वाली है। अगर तुम अभी चले गए तो तुम मौका गंवा दोगे। लूमियन के रिएक्शन को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने वही शब्द दोहराए, उसे मनाने और दिलासा देने की कोशिश की। लूमियन ने पियर ग्रेग पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने बिना किसी गुस्से के पॉन्स बेनेट को देखा, जैसे वो खाली हवा को देख रहा हो। उसने उसे पूरी तरह से अनसुना कर दिया, उस दर्द और बेइज्जती को नजरअंदाज कर दिया जो इस विलेन ने उसे दी थी। उसके दिमाग में बस एक ही विचार था, हालात बहुत खराब हैं। रायन, लिया और वैलेंटाइन द्वारा पादरे के इरादों की पुष्टि किए बिना समय से पहले लूप को ट्रिगर करने और सब कुछ रिबूट करने की संभावना कम है। इसके अलावा उन्होंने अभी लड़ाई की थी, कौन जानता है कि वे कब ठीक होंगे। वे शायद कल या परसों तक गांव में वापस नहीं छिपेंगे। इस तरह आज रात पादरे को समय से पहले रस्म करने से कोई नहीं रोक सकता। थप्पड़, थप्पड़, थप्पड़। पॉन्स बेनेट ने लूमियन के चेहरे पर थप्पड़ मारना और उसके निचले शरीर पर लाते मारना जारी रखा, जिससे उसका दर्द और बढ़ गया। दर्द की वजह से लूमियन के विचारों में बार बार रुकावट आ रही थी, क्योंकि वो जिद के साथ ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा था। पॉन्स बेनेट पर एक सेकंड भी बर्बाद करने से इनकार कर रहा था। इससे पॉन्स बेनेट और भी ज्यादा चिढ़ गया, जिससे वो और भी जोर से प्रहार करने लगा। मेरी खासियत का पता चल चुका है और मुझे टारगेट किया गया है। वे मुझे रस्म में गड़बड़ी करने का कोई मौका नहीं देंगे। मुझे क्या करना चाहिए? मैं क्या कर सकता हूँ? लूमियन ने दर्द सहा और अपनी मौजूदा मुसीबत से बचने का रास्ता ढूंढने लगा। पॉन्स उसे पीटते पीटते थक गया। वो रुका और हाँफने लगा। अगर पादरे ने मुझे तुम्हें मारने से मना न किया होता तो मैंने तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए होते, जिसमें वो नीचे का हिस्सा भी शामिल है। ये सुनकर लूमियन हैरान रह गया और उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। मुझे मार दो, मुझे मार दो। उसने अचानक अपना सिर उठाया और पॉन्स बेनेट को घूरने लगा। उसका चेहरा दर्द से भरी एक टेढ़ी मुस्कान में बदल गया। क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? क्या तुम जुए मारने के लिए उस घटिया छोटे चाकू का इस्तेमाल कर रहे हो? उसने पूरी तरह से एक सीक्वेंस 8 प्रोवोकर के रूप में अपनी भूमिका को अपना लिया। डॉट डॉट डॉट। कोडू के सबसे नजदीकी अल्पाइन मैदान में फटे हुए कवच में रायन प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहा था और उसने वैलेंटाइन और लिया से पूछा, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? मैं ठीक हूँ, वैलेंटाइन ने तुरंत जवाब दिया। लिया ने आगे कहा, मेरी स्पिरिचुअलिटी लगभग ठीक हो गई है। रायन ने सिर हिलाया और डॉन आर्मर को गायब कर दिया। थोड़ी देर आराम करने और ठीक होने के बाद हम कोडू वापस लौटेंगे। अभी? लिया हैरान लग रही थी। उन्हें कोडू से बाहर आए ज्यादा समय नहीं हुआ था। रायन ने धीरे से सांस छोड़ी और कहा, हमें जल्द से जल्द ये पता लगाने की जरूरत है कि गियोम बेनेट के ग्रुप ने हम पर आज रात ही हमला क्यों किया, 12वीं रात को क्यों नहीं। इसके अलावा उन्होंने लूमियन और औरोर को पकड़ लिया है, लेकिन उन्होंने हमारा पीछा नहीं किया। अनुभव मुझे बताता है कि कुछ गड़बड़ है। लिया ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन हम अभी सबसे अच्छी हालत में नहीं हैं। आखिरकार उन्होंने अभी एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, इसीलिए गियोम बेनेट को हमारे आज रात कोडू लौटने की उम्मीद नहीं है, रायन ने समझाया। साथ ही हमने वो चीज लूमियन और औरोर के घर पर ही छोड़ दी है। हमें उसे जल्द से जल्द वापस लाना होगा। हम गियोम बेने और बाकी लोगों के हाथ उसे नहीं लगने दे सकते। उस चीज का जिक्र होते ही वैलेंटाइन और लिया के चेहरे गंभीर हो गए। वे रायन के प्लान से सहमत हो गए। डॉट डॉट डॉट। पट। पॉन्स बेनेट ने लूमियन के चेहरे पर फिर से थप्पड़ मारा, जिससे उसकी नाक में तेज दर्द हुआ। खून की 2 लाल धाराएं उसके मुंह तक बह गईं, जिससे उसे एक गंदा और नमकीन स्वाद महसूस हुआ। ये कैसा लगा? पॉन्स बेनेट ने मुस्कुराते हुए पूछा। लूमियन ने उसके हाव भाव और हरकतों को ध्यान से देखा, ये महसूस करते हुए कि उसके शब्दों का मनचाहा असर नहीं हुआ था। उसने अपनी खून से भरी नाक को सूंघा और मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, कोई भी दूसरी औरत मुझे तुमसे ज्यादा चोट पहुंचा सकती है। ऐसा है क्या? पॉन्स बेनेट के चेहरे पर अंधेरा छा गया। एक थप्पड़ के साथ उसने लूमियन के मुंह पर वार किया, जिससे उसके 2 दांत खून के साथ उड़ गए। प्रोवोकर की समझ और शरारतें करने के अपने अनुभव के आधार पर लूमियन ने गहराई से महसूस किया कि इस बार पॉन्स बेनेट का रिएक्शन अलग था।
कोडू में हर तरह के स्कैंडल और अफवाहों से वाकिफ लूमियन ने धुंधला सा कुछ सोचा और मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि तुम्हारी कोई मिस्ट्रेस नहीं है। थप्पड़ की वजह से उसका मुंह सूज गया था और उसके 2 दांत गायब थे। उसके शब्द थोड़े दबे हुए निकल रहे थे। मिस्ट्रेस शब्द सुनते ही पॉन्स बेनेट के हाव भाव थोड़े बदल गए और उसने लूमियन के निचले हिस्से पर लात मारी। लूमियन दर्द की वजह से लगभग बेहोश हो गया। वो कुछ सेकंड तक बोल नहीं पाया। एक मुस्कान लाते हुए उसने ठहाका मारकर कहा, और पादरे की मिस्ट्रेस तो पूरे गांव में है। क्या तुम्हारा काम नहीं चलता? पॉन्स बेनेट का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। लूमियन को पता था कि उसका अंदाजा सही था। उसने दर्द सहा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने पहले प्रोवोकेशन का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने इसका अक्सर इस्तेमाल किया तो उसे पकड़ लिया जाएगा। अब सही समय था। लूमियन जोर से हंसा। क्या पादरे तुम्हारी पत्नी के साथ भी सोया था? क्या तुम्हारे सारे बच्चे उसके हैं? पॉन्स बेनेट की आंखें खून जैसी लाल हो गईं। उसने अचानक हाथ बढ़ाया और लूमियन की गर्दन पकड़ ली, अपनी पूरी ताकत से चिल्लाते हुए, तुम मर क्यों नहीं जाते? लूमियन को अपनी गर्दन से चटकने की आवाज सुनाई दी और उसे सांस लेने में मुश्किल होने लगी। फिर भी वो डरा नहीं। इसके बजाय उसके होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए, क्योंकि उसने शांति से उस असहनीय दर्द और निश्चित मौत का इंतजार किया। उसने पॉन्स बेनेट को भड़काने की पूरी कोशिश की थी ताकि वो उसे मार दे। एक बार वो मर जाएगा तो लूप ट्रिगर हो जाएगा और सब कुछ तुरंत दोबारा शुरू हो जाएगा। सब कुछ शुरुआत में वापस आ जाएगा, जिससे रिकवरी की गुंजाइश बचेगी। लूमियन ने न केवल आपात स्थिति में लूप की प्रकृति को परखने के लिए वैलेंटाइन को खुदकुशी के लिए भड़काने के बारे में सोचा था, बल्कि उसने अपनी जान कुर्बान करने के बारे में भी सोचा था। मौजूदा स्थिति की तुलना में डरने वाली क्या बात थी? उसने पॉन्स बेनेट की ओर देखा, जिसके चेहरे पर क्रूरता थी और उसके बैंगनी होंठ कांप रहे थे, जैसे कह रहे हों, कृपया मुझे जल्दी मार दो। चैप्टर 105, दैट पर्सन। पॉन्स बेनेट की पकड़ लगातार मजबूत होती गई। उसकी आंखें खून जैसी लाल होकर बाहर निकल रही थीं। अगर लूमियन की बोलती बंद ना हो गई होती या उसकी आंखों के सामने अंधेरा न छाने लगा होता, तो वो उसे शुक्रिया कहता। अचानक कहीं से एक हाथ आया और उसने पॉन्स बेनेट के सिर के पिछले हिस्से से उसके बाल पकड़ लिए और उसे जबरदस्ती लूमियन से दूर खींचने की कोशिश करने लगा। तुम आखिर क्या कर रहे हो? क्या तुम उसे मारना चाहते हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? पियर बेरी ने बीच बचाव करते हुए भारी आवाज में गुर्राया और पॉन्स बेनेट को रोक दिया। लेकिन पॉन्स बेनेट सुनने को तैयार नहीं था। उसकी सुर्ख आंखें लूमियन पर टिकी थीं। उसका दिमाग गुस्से और मारने के इरादे से भरा हुआ था। वह बस इस कमीने को मार डालना चाहता था। धपाक! पियर बेरी ने अपनी दाईं टांग घुमाई और अपने बिल्कुल नए लेदर शूज से पॉन्स बेनेट के निचले हिस्से पर वार किया। पॉन्स बेनेट ने अनजाने में पकड़ छोड़ दी, अपना प्राइवेट पार्ट पकड़कर अपनी जांघें सिकोड़ लीं और जमीन पर ढेर हो गया। वो दर्द में तड़पते हुए कराहने लगा। उसका चेहरा किसी मुर्गे की तरह बिगड़ गया था, जिसका गला घोंटा जा रहा हो। पियर बेरी ने उसे ठंडी नजर से देखा और कहा, जब तुम ठीक हो जाओ तो लूमियन को वेदी तक ले आना। रस्म शुरू होने वाली है। उसने अपनी नजर घुमाई और लूमियन की हालत देखने के लिए नीचे झुका। जैसे ही लूमियन के होश लौटे और उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, पियर बेरी खड़ा हुआ और सिर हिलाया। लूमियन की धुंधली नजर साफ होने लगी और उसकी गर्दन का दर्द और बढ़ गया। वो ये देखकर निराश हो गया कि उसे अपने बेडरूम की छत के बजाय पियर बेरी का खून से सना चेहरा दिखाई दे रहा था। क्या मैं अब भी जिंदा हूँ? उसने अनजाने में सोचा और अपना सिर घुमाया तो देखा कि पॉन्स बेनेट जमीन पर तड़प रहा है। घटिया! लूमियन ने नफरत से थूका। अगर तुम औरतों को खुश नहीं कर सकते और एक आदमी को मार भी नहीं सकते, तो जीने का क्या फायदा? पॉन्स बेनेट के दिमाग में गुस्से की लहर दौड़ गई। अगर उसके प्राइवेट पार्ट में दर्द न होता और पियर बेरी की नजर उस पर न होती, तो वो फिर से हमला कर देता। डॉट डॉट डॉट। लूमियन और औरोर का घर खंडहर बन चुका था। उसकी आधी से ज्यादा छत गायब थी। रायन, लिया और वैलेंटाइन चांद और तारों की रोशनी में वापस वहां पहुंचे। जब उन्हें यकीन हो गया कि इलाका साफ है, तो रायन ने लिया की तरफ मुड़कर कहा, आज रात के हालात हमारी सोच से भी ज्यादा खराब हैं। डिविनेशन करो। कोडू गांव से लूमियन के घर तक आते हुए उन्होंने देखा कि हर घर खाली था। उन्हें नहीं पता था कि सब लोग कहाँ चले गए हैं। ये एक चौंकाने वाली गड़बड़ थी। ठीक है, लिया ने सिर हिलाया। डिविनेशन स्टेटमेंट लिखने के लिए पेन और कागज निकालने से पहले रायन ने उसे टोका, सावधान रहना। डिविनेशन की दिशा बहुत ध्यान से चुनना। अगर बहुत ज्यादा खतरा महसूस हो तो इसे करने की कोशिश मत करना। समझ गई? लिया इस काम में माहिर थी। वो जानती थी कि कोडू खतरों और अजीब चीजों से भरी जगह है।
डिविनेशन की दिशा में एक छोटी सी गलती भी गंभीर चोट या कंट्रोल खोने का कारण बन सकती थी। कुछ देर सोचने के बाद वो औरोर के बेडरूम में गई, जिसकी दीवार अब गायब थी, और वहां उसे एक हाथ से लिखी हुई किताब मिली जिसे वो मीडियम के तौर पर इस्तेमाल कर सके। जब लिया वो स्टेटमेंट लिख रही थी, रायन और वैलेंटाइन लूमियन के कमरे में गए जहां वे सो रहे थे। रायन का भूरे पीले रंग का सूटकेस खिड़की के पास डेस्क के बगल में रखा था, जो पर्दे के पीछे छिपा हुआ था। ये देखकर कि सामान अभी भी वही है, रायन ने राहत की सांस ली और वैलेंटाइन से कहा, तैयारी शुरू करो। बोलते हुए उसने सूटकेस बाहर निकाला, उसे जमीन पर रखा और उसका पीतल जैसा मेटल का बकल खोल दिया। वैलेंटाइन ने अपनी बाहें थोड़ी खोली और कमरे को रोशन करते हुए सुनहरी लपटें दिखाई देने लगी। सूरज की रोशनी के साथ रायन ने आखिर अपनी सूटकेस खोलने की हिम्मत की। अंदर कोई कपड़े, किताबें या सिक्के नहीं थे, बस एक अजीब सा मुड़ा हुआ पुतला शांति से लेटा हुआ था। पुतले की आंखें मोटी काली पट्टी से ढकी हुई थीं। उसका चेहरा, गर्दन, हाथ और पैर भूरे हरे तिनकों से बने थे, लेकिन उसके हाथ, सीना और जांघें असली पीली सफेद खाल से ढकी हुई थीं। यह एक जादुई आइटम था जिसे जांच टीम ने निकलने से पहले चर्च से हासिल किया था। उनके लेवल की टीमें गड़बड़ियों से निपटने के लिए सील्ड आर्टिफैक्ट्स मांग सकती थीं। रायन ने अपनी आंखें बंद की और उस रहस्यमयी आइटम के बारे में जानकारी उसके दिमाग में आने लगी। नंबर 217। नाम टनागो स्केरक्रो। खतरा लेवल 2। खतरनाक। सावधानी और समझदारी से इस्तेमाल करें। इसे केवल उन कामों में लगाया जा सकता है जिनमें 3 या उससे ज्यादा लोग शामिल हों। सुरक्षा मंजूरी के लिए बिशप की जरूरत होती है। सुरक्षा वर्गीकरण, बिशप, टीम कैप्टन या उससे ऊपर। विवरण, ये पुतला पहली बार रिस्टन प्रांत के तानागो इलाके में मिला था, एक ऐसे गांव के अवशेषों के पास जिसे एक कल्ट की पूजा रस्म ने खत्म कर दिया था। 2 प्यूरिफायर्स, 10 पुलिस ऑफिसर और 76 किसान उस खेत से गुजरने के बाद गायब हो गए जहां ये पुतला रखा था, और वे फिर कभी नहीं दिखे। रिसर्च बताती है कि जो लोग इस पुतले के 30 मीटर के घेरे में आते हैं और उससे नजरें मिलाते हैं, वे अपनी सुध-बुध खो देते हैं और बेकाबू होकर उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। कुछ ही पलों में वे गायब हो जाते हैं, पीछे सिर्फ उनका सामान और कपड़े रह जाते हैं। दोपहर की तेज धूप में यह पुतला अपनी शक्ति खो देता है, उसे छूने या उसकी नजर पड़ने का कोई असर नहीं होता। पास के गांव का एक किसान दावा करता है कि यह पुतला कभी साधारण था, जब तक कि जिस खेत की वो रक्षा करता था वो बर्बाद नहीं हो गया। हर बार किसी के गायब होने पर पुतले के एक छोटे हिस्से पर मांस और खाल दिखाई देने लगती है। इसका असली बदलाव अभी भी एक रहस्य है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह दोबारा जिंदा होने की ओर बढ़ रहा है। पुतला पहले से ही जीवन के संकेत दिखा रहा है, रात में हिलता है और अपनी कैद से आजाद होने की कोशिश करता है। सीलिंग का तरीका, इसे एक मोटी काली पट्टी से आंखों पर बांधें और एक बंद अंधेरे कमरे में रखें। इस्तेमाल करने का तरीका, पुतले को केवल धूप में बाहर निकालें और उसकी आंखों से काली पट्टी हटाएं। नोट, किसी भी कीमत पर इसकी आंखों में ना देखें। सूरज की रोशनी में भी आपको बुरे सपने और मानसिक कमजोरी का सामना करना पड़ सकता है। हर सेशन में पुतले के साथ बातचीत 2 मिनट से ज्यादा न रखें। ज्यादा इस्तेमाल से इसके भागने और विरोध करने की ताकत बढ़ जाती है। चेतावनी, पुतले के शरीर पर पर्याप्त मांस आने से पहले इसे हमेशा के लिए सील कर दें। जब रायन और वैलेंटाइन उस सील्ड आर्टिफैक्ट की जांच कर रहे थे, लिया एक सपने जैसी डिविनेशन स्टेट में चली गई। औरोर को खोजने के लिए मंत्र फुसफुसाते हुए वो अपनी कुर्सी पर झुक गई, अपनी आंखें बंद की और गहरी नींद में चली गई। अपनी 4 चांदी की घंटियों के सहारे लिया ने एक अजीब और बिगड़ी हुई दुनिया में सफेद कपड़े पहने औरोर की झलक देखी। उसने वहां एक वेदी, पास के गांव वालों और कैथेड्रल की रंगीन खिड़कियों और सुनहरी दीवारों को पहचान लिया। लिया की आंखें झटके से खुलीं और वो कमरे से बाहर भागी। सांस फूलते हुए उसने रायन और वैलेंटाइन को बताया, वे सब कैथेड्रल में हैं, एक रस्म कर रहे हैं। ... कैथेड्रल के अंदर पॉन्स बेनेट हार चुके लूमियन को वेदी की ओर ले गया, जिसे लिलैक और ट्यूलिप से सजाया गया था। पियर बेरी अपनी पैनी नजर रखते हुए उनके साथ चल रहा था। वेदी पर पहुंचे ही लूमियन का दिमाग अपनी जान लेने के नए तरीके सोचने लगा। जल्द ही उसे पादरे के सामने खड़ा कर दिया गया। वो बड़ा सा काले कांटों वाला सिंबल उसे औरोर से अलग कर रहा था। गियोम बेने ने पियर बेरी को इशारा किया कि वो लूमियन को खड़ा करने में मदद करे। फिर उस नौजवान का चेहरा ध्यान से देखा और मुस्कुराया। तुम मेरी सोच से ज्यादा सख्त हो, लेकिन अभी भी तुम में कमी है। ये दुनिया बहुत कठिन है। एक आदमी की देखभाल के लिए 2 बाप होने चाहिए, फिर भी तुम्हारे पास एक भी नहीं है। तुम्हें जीवन के तरीके सिखाने वाला कोई नहीं है। इंटिस में ये एक मशहूर कहावत थी, जिसका मतलब एक सगा पिता और एक धर्म पिता होता था। पादरे लूमियन का अनाथ होने और उसका कोई पिता या गॉडफादर न होने की वजह से मजाक उड़ा रहा था।
जवाब में लूमियन का मन किया कि वो पादरे को ताना मारे कि उसके खुद के बच्चे के 3 नहीं बल्कि 4 पिता हैं। खुद पादरे, उसका गॉडफादर, उसकी माँ का प्रेमी। अगर उसके मुंह में कपड़ा न ठूसा होता तो लूमियन उसे इतना भड़काता कि वो उसे वहीं मार डालता। बदकिस्मती से वो कुछ बोल नहीं पाया। क्या हमें रस्म अभी शुरू करनी चाहिए? पियर बेरी ने गियोम बेने से पूछा। पादरे ने अपना सिर हिलाया। थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। किस लिए? पियर बेरी ने उलझन में पूछा। पादरे ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन लूमियन अपनी मौत का नया प्लान बना रहा था। अचानक उसे एक आइडिया आया। गहरी कॉजिटेशन स्टेट में जाओ और उन 2 हस्तियों की नजर के सामने खुद को पेश करो। उसने उस डरावनी आवाज को भड़काने की कोशिश की ताकि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाए और वो कंट्रोल खो दे। लूमियन ने औरोर की तरफ देखा। उसका चेहरा एकदम सादा और आंखें खाली थीं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। पहले उसने सुर्ख सूरज की कल्पना की। शांत होने पर उसने इसे आंखों और क्रॉस से सजे एक गोले में बदल दिया। चुपचाप लूमियन ने फिर से वो धुंधला स्लेटी कोहरा देखा। उसने रंगों का शोर और अजीब न दिखने वाली चीजें देखीं। लेकिन इस बार उसे कोहरे के अंदर किसी हस्ती की नजर महसूस नहीं हुई। ऐसा क्यों है? लूमियन की आंखें हैरानी से खुल गईं। तभी कैथेड्रल के दरवाजों से एक शख्स दाखिल हुआ। काले चोगे और बड़े हुड में लिपटे उस आदमी का चेहरा परछाइयों में छिपा था। वह लगभग 1.8 मीटर लंबा था। जैसे ही वो रहस्यमयी शख्स वेदी के पास आया, पादरे सम्मान के साथ एक तरफ हट गया। उसका व्यवहार बहुत ही विनम्र था। ये कौन है? क्या यही पादरे के पीछे का असली हाथ है? लूमियन ने करीब से देखने की कोशिश की। उसने उस आदमी को जितना गौर से देखा, वो उतना ही जाना पहचाना लगने लगा। अचानक उसे सब समझ आ गया। ये वही शख्स था जो वरलॉक के मकबरे के कोने में छिपा था। वो काला चोगा पहने शख्स वेदी पर चढ़ा और लूमियन के सामने खड़ा हो गया। थोड़ा आगे झुकते हुए उसने अपनी हंसी रोकी। क्या तुम्हें समझ आया कि कॉजिटेशन बेकार है? क्या? उसे कैसे पता? लूमियन उसे हैरानी और उलझन से देखने लगा। इतनी करीब से हुड के बावजूद लूमियन को उस शख्स का चेहरा साफ दिखने लगा। वो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में एक नौजवान था। उसके हाथ पैर लंबे और पतले थे। बाल छोटे और एकदम काले थे। आंखें हल्की नीली थीं और चेहरा बहुत ही साफ और सुंदर था। क्या? लूमियन की नजरें उस आदमी पर टिक गईं। वो इस चेहरे को बहुत अच्छी तरह जानता था। वो इसे हर दिन आईने में देखता था। वह खुद था। चैप्टर 106 द रिचुअल बिगिंस। लूमियन ने नोटिस किया कि उस ब्लैक रोब्ड मैन का चेहरा लगभग उसके जैसा ही था, बस कुछ मामूली डिफरेंसेस थे। उस अजनबी की लाइट ब्लू आईज की गहराइयों में एक हल्की सिल्वर ब्लैक चमक थी। ये क्लियर नहीं था कि हुड के शैडो की वजह से उस आदमी का कम्प्लेक्शन ऐसा दिख रहा था या फिर उसकी स्किन नेचुरली थोड़ी डार्क थी। तुम कौन हो? लूमियन झटके में बोल पड़ा, लेकिन उसके मुंह में कपड़ा होने की वजह से उसके शब्द दब गए और सिर्फ अस्पष्ट आवाजें ही निकल पाईं। वो ब्लैक रोब्ड मैन बिना अपना इंट्रोडक्शन दिए मुस्कुराया और मुड़कर पादरी की तरफ चलने लगा। लूमियन ने उसका पीछा करने के लिए पूरा जोर लगा दिया। वो उस आदमी की आइडेंटिटी, उसका पर्पस और वो मरे हुए वॉरलॉक के टूम में क्यों आया था, ये जानने के लिए बेचैन था। ये उसके लिए क्रूशियल था। हालांकि लूप के अंदर मेमोरीज बचाए रखने की पादरी की एबिलिटी सरप्राइजिंग थी, लेकिन यह इनएक्सप्लिकेबल नहीं था। लूप के नेचर के बारे में लूमियन की थियोरीज ऐसी अनोमली को एक्सप्लेन कर सकती थीं। आखिरकार मैडाम प्यूआलिस इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल थी। परंतु उस ब्लैक रोब्ड मैन का अचानक सामने आना एकदम अनएक्सपेक्टेड था। ये उसकी प्रेजेंस नहीं थी जो चौंकाने वाली थी। लूमियन को हमेशा से शक था कि आउल और कॉफिन में रहने वाले के अलावा कोई और इंडिविजुअल भी है जो कॉर्डू की असामान्यताओं के पीछे मास्टरमाइंड हो सकता है। जिस चीज ने उसे सच में शॉक किया, वो ब्लैक रोब्ड मैन और उसके बीच की गजब की समानता थी। ये सजेस्ट कर रहा था कि वो आदमी लूमियन का ही कोई दूसरा वर्जन हो सकता है। लूप के नेचर के बारे में उसकी थियोरीज इस बैफलिंग रेवलेशन को समझाने में फेल हो गईं। कुछ तो गड़बड़ है। लूमियन ने आगे झुकने की कोशिश की, लेकिन रस्सियों ने उसे जकड़ रखा था, जिससे वो धप से ऑल्टर पर गिर गया। उसकी नाक, जिससे खून बहना बंद हो गया था, फिर से बहने लगी और लाल, सूजे हुए जख्म और भी उभर आए। बिना डरे लूमियन कोशिश करता रहा। अपने हाथ पैर इस्तेमाल न कर पाने के कारण उसने डांसर की गजब की फ्लेक्सिबिलिटी का सहारा लिया और बड़ी मुश्किल से उस ब्लैक रोब्ड मैन की तरफ रेंगने लगा। उसका दिमाग विचारों से दौड़ रहा था। मुझे पता लगाना ही होगा कि ये ब्लैक रोब्ड मैन कौन है और वो यहाँ क्यों है। ये जरूर लूप के एसेंस का ही कोई मैनिफेस्टेशन होगा। इस सीक्रेट को सुलझाने से लूप का इस्तेमाल करके मौजूदा मुसीबत से बचने और कॉर्डू को परेशान करने वाली अनोमलीज को खत्म करने की उम्मीद मिल सकती है। टपक टपक। लूमियन के चेहरे से गिरते खून ने जमीन को गहरा लाल कर दिया।
जैसे जैसे वो तड़पते हुए स्ट्रगल कर रहा था, उसका शरीर उस क्रिम्सन रंग को हर तरफ फैला रहा था। वो सीन एकदम अस्त व्यस्त था और वहां खून की गंध फैली हुई थी। उसने ब्लैक रोब्ड मैन तक पहुंचने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक शब्द भी नहीं निकाल पाया। दर्द और चिंता से बिगड़ा हुआ उसका चेहरा एक डरावना नजारा पेश कर रहा था। वो ब्लैक रोब मैन, जिसका चेहरा लूमियन से मिलता जुलता था, उसने नीचे देखा और पादरे गियोम बेने को कमांड दिया, रिचुअल शुरू करो। ठीक है, गियोम बेने ने ऑल्टर के किनारे खड़े पियर बेरी से कहा, लूमियन को ऑल्टर पर लाओ। पियर बेरी आगे बढ़ा, लूमियन को अपनी बाह के नीचे दबाया और उसे ऊपर उठा लिया। नहीं। लूमियन अपनी पूरी ताकत से छटपटाने लगा, जैसे पानी से अभी अभी निकाली गई कोई मछली हो। लूमियन की स्लिपरीनेस की वजह से पियर बेरी की पकड़ लगभग छूट ही गई थी। पियर की आंखों की कोमलता तुरंत गायब हो गई और उसकी जगह एक खुखार और बेरहम चमक ने ले ली। उसकी ताकत बढ़ गई और उसने जबरदस्ती लूमियन को काबू किया और उसे ऑल्टर पर पटक दिया। उसके बाद पियर बेरी ने लूमियन की तरफ देखा और हंसा। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम रिचुअल के दौरान मर जाओ, बजाय इसके कि तुम जिंदा बचो। तुम्हें पछतावा होगा, मैं वादा करता हूँ। क्या यह मेरे पिछले प्रोवोकेशन का रिस्पॉन्स है? जैसे ही यह ख्याल लूमियन के दिमाग में आया, उसने देखा कि औरोर एक सिंपल व्हाइट रोब पहने हुए उसके पास आ रही है। वो ऑल्टर के सहारे टिक गई जो लाइलैक्स और ट्यूलिप से सजा था। उसकी नजरें खाली थीं, जैसे वो अपने भाई को घूर रही हो। कैथीड्रल के गांव वाले आगे उमड़ पड़े और ऑल्टर के चारों ओर एक सेमी सर्कल बना लिया। पाद्रे ने 2 ग्रेइश व्हाइट कैंडल्स निकाली, उन्हें औरोर और लूमियन की पोजीशंस के हिसाब से रखा। अगला, उसने एक कैंडल अपने पैरों के नीचे रखी, जिससे ऑल्टर पर ऊपर 2 कैंडल्स और नीचे एक कैंडल का पैटर्न बन गया। कुछ पलों बाद पादरे ने अपनी स्पिरिचुअलिटी का इस्तेमाल करके ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं के सीक्वेंस में तीनों मोमबत्तियों को जलाया। एक हल्की मिठास लूमियन की नाक में पहुंची, जिससे वो डिसोरिएंटेड महसूस करने लगा। वो सीन उसे अजीब तरह से फेमिलियर लग रहा था। डॉट डॉट डॉट। रायन, लिया और वैलेंटाइन एक ब्राउनिश येलो सूटकेस थामे हुए चोरी छिपे इटर्नल ब्लेजिंग सन कैथीड्रल के किनारे पहुंचे। अंधेरे में छिपकर उन्होंने स्टेन ग्लास के जरिए देखा कि इटर्नल ब्लेजिंग सन का ऑल्टर बदल चुका था। उन्होंने देखा कि लूमियन बाईं ओर और औरोर दाईं ओर बंधे हुए थे। उन्होंने देखा कि पाद्रे उन भाई बहनों की तरफ मुंह करके खड़ा था। उसके पैरों के नीचे एक जलती हुई ग्रेश व्हाइट कैंडल थी, जिसके बगल में वो रहस्यमयी ब्लैक रोब्ड मैन और पियर बेरी खड़े थे। वैलेंटाइन की मुट्ठियां भिंच गईं और उसकी आंखों में एक गोल्डन लाइट चमकने लगी। लिया ने उसे तिरछी नजरों से देखा। उसे चिंता थी कि कहीं उसका साथी गुस्से में अपना आपा न खो दे। खुशकिस्मती से वैलेंटाइन एक अनुभवी प्यूरिफायर था, जिसने कई मिशंस पूरे किए थे। वो समझता था कि क्या किया जाना चाहिए और किस चीज से बचना है। रायन ने अपनी नजरें हटाईं और आवाज धीमी की, हम ऑल्टर के करीब जाएंगे, शीशा तोड़ेंगे और सरप्राइज अटैक करेंगे। हमारा गोल लूमियन और औरोर को पकड़ना और 1 मिनट के अंदर गांव से बाहर निकलना है। अगर हम उस समय में अपना ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर पाते हैं, तो मिशन अबॉर्ट कर देना और नदी की तरफ भागना। लूप को जानबूझकर ट्रिगर कर देना। ठीक है, वैलेंटाइन और लिया दबी आवाज में बुदबुदाए। दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। रायन ने आगे कहा, वैलेंटाइन, सनलाइट तैयार रखो। हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। हमें अब 2-217 को डिप्लॉय करना होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, वैलेंटाइन ने जवाब दिया, जबकि लिया ने माचिस की एक डिबिया निकाली। उसने अपने घूंघट और जूतों पर लगी सिल्वर बेल को संभाला और कॉर्डू के स्क्वायर के चारों ओर तेजी से दौड़ते हुए जगह जगह माचिस की तीलियां फेंकने लगी। ये एक प्री डिटरमाइंड एस्केप रूट था। मैजिशियंस बिना तैयारी के परफॉर्म नहीं करते थे। जब लिया ने अपना काम पूरा कर लिया, तो तीनों ऑफिशियल इन्वेस्टिगेटर्स सावधानी से स्टेन ग्लास के नीचे ऑल्टर के किनारे की तरफ बढ़े। वैलेंटाइन ने अंदर झांका और रायन से कहा, रिचुअल शुरू होने वाला है, हमें अभी एक्ट करना होगा। रायन ने भी कैथीड्रल के इंटीरियर को देखते हुए अपनी भौहें सिकोड़ी और पूछा, क्या तुम्हें कुछ अजीब लगा? लिया ने अभी अभी जो देखा था उसे अपने दिमाग में तेजी से दोहराया और घबराहट के साथ जवाब दिया, मुझे अंदर से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। वे गांव वालों से मात्र 3 मीटर की दूरी पर थे, फिर भी उन्हें अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, जबकि गांव वाले साफ तौर पर एनिमेटेड कॉन्वर्सेशन में लगे हुए थे। रायन की आंखें सिकुड़ गईं और उसके दिमाग में तुरंत एक शक पैदा हुआ। वो खड़ा हुआ और अपने सामने वाली स्टेन्ड ग्लास विंडो से जा टकराया, इस बात की परवाह किए बिना कि कैथीड्रल के अंदर के कल्टिस्ट्स को उसकी प्रेजेंस का पता चल सकता है। टकराने की आवाजें गूंजी, क्योंकि वो नाजुक शीशा टूटा नहीं, लेकिन कैथीड्रल के अंदर के गांव वाले बाहर के इस हंगामे से बिल्कुल बेखबर लग रहे थे। जैसे ही रायन ने डॉन आर्मर और सॉर्ड ऑफ डॉन को समन किया, लिया खिड़की के बाहर गोल गोल दौड़ने लगी। इस बार एक भी सिल्वर बेल नहीं बजी।
लिया के पर्सपेक्टिव से इसका मतलब था कि कोई खतरा नहीं है, फिर भी भला कैथीड्रल से कोई खतरा कैसे नहीं हो सकता था? इस प्रकार उसने कंक्लूड किया कि सही जवाब यह था, सिचुएशन बेहद खतरनाक थी। ये इतना खतरनाक था कि सिल्वर बेल सील्ड आर्टिफैक्ट्स पूरी तरह से डिसरप्ट हो गए थे या रिस्पॉन्ड करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। बैंग! सॉर्ड ऑफ डॉन, जो लाइट से बनी थी, स्टेन ग्लास के एक हिस्से से टकराई, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कैथीड्रल किसी इनविजिबल, भयानक ताकत से घिरा हुआ है, जिसने बाहर वालों की एंट्री रोक दी है। वैलेंटाइन ने जैसे ही अपने हाथ फैलाए, आग की लपटों से घिरा रोशनी का एक शानदार पिलर आसमान से नीचे उतरा। हालांकि वो कैथीड्रल के अंदर नहीं आया जैसा उसने सोचा था। इसके बजाय वो स्टेन्ड ग्लास के बाहर गिरा, जिससे रिपल्स पैदा होने लगी। ऐसा लग रहा था कि इंटीरियर और एक्सटीरियर पूरी तरह से आइसोलेटेड थे। रायन ने एक क्विक डिसीजन लिया और वैलेंटाइन और लिया से कहा, चलो सील्ड आर्टिफैक्ट ट्राई करते हैं। अगर ये काम नहीं करता तो हम लूप ट्रिगर करने के लिए गांव छोड़ देंगे। रायन ने तुरंत पीछे हटने का सुझाव इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वो अंदर घुसकर लूमियन और औरोर को बचा लेगा। उसे शक था कि एक बार रिचुअल सच में शुरू हो गया तो लूप अफेक्ट हो सकता है। उस केस में वे कॉर्ड्यू नहीं छोड़ पाएंगे या वहां सब कुछ रीस्टार्ट नहीं कर पाएंगे। बिना समय बर्बाद किए वैलेंटाइन ने इल्यूजरी गोल्डन फ्लेम्स को समन किया। 2 धमाकों के साथ रायन ने सूटकेस खोला और टानागो स्कैरक्रो को निकाला, जिसकी स्किन पहले से ही आधी ढकी हुई थी। उसने स्कैरक्रो के सामने के हिस्से को स्टेन्ड ग्लास से सटाया और मोटा काला कपड़ा खोल दिया। 2-217 के चेहरे पर इंसानों जैसी आंखों का एक जोड़ा दिखाई दिया, जिनमें कोई इमोशंस नहीं थे और वे ब्राउनिश ग्रीन घास के अंदर धंसी हुई थीं। आंखें घूमी और ऑल्टर के किनारे खड़े पॉन्स बेनेट पर टिक गईं। वो विलन जम गया, फिर खिड़की की तरफ भागा। जैसे ही वो भागा, उसका शरीर गायब हो गया और उसके कपड़े जमीन पर फड़फड़ाते हुए गिर गए और उसके लेदर शूज को ढक लिया। टेनागो स्कैरक्रो की गर्दन पर स्किन से ढका हुआ मांस का एक टुकड़ा उभरा, जो नीचे के डंठल से जुड़ गया। ये काम कर रहा है। रायन और बाकी लोग खुशी से चिल्ला उठे। इसका मतलब था कि कैथीड्रल में घुसना इम्पॉसिबल नहीं था और ऑल्टर की प्रोटेक्शन अभेद्य नहीं थी। ... हॉरोस्कोप बदलने वाला है। आखिरकार ये हो रहा है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। गांव वालों के शोर और ग्रे एम्बर, क्लोव्स, मस्क और ट्यूलिप्स की फैली खुशबू के बीच लूमियन को डेजा व्यू का एक अजीब सा एहसास हुआ। डांसर की फ्लेक्सिबिलिटी पर भरोसा करते हुए उसने बंधे होने के बावजूद अपने अपर बॉडी को ऊपर की तरफ जोर से उठाया। अगले ही पल उसने देखा कि पाद्रे ने अपना मुंह खोला और एंशिएंट हर्मीज में चिल्लाया, द माइटी सर्कल ऑफ इनएविटेबिलिटी। जैसे ही शब्द उसके होठों से निकले, अंधेरे ने कैथीड्रल के इंटीरियर को घेर लिया और गांव वाले खामोश हो गए। 3 मोमबत्तियों की नारंगी लपटें सिमटकर काली मिर्च के दानों जितनी रह गईं, जो अब सिल्वर और ब्लैक रंग की हो चुकी थीं। लूमियन के दिमाग में हलचल मच गई, क्योंकि उसके सीने में वही जानी पहचानी जलन शुरू हो गई थी। उसकी विजन धुंधली हो गई और वो खाली आंखों वाली औरोर, गंभीर दिखने वाला पाद्रे और वो हुडेड ब्लैक रोब्ड मैन उसके सामने चमकदार गोल्डन डोम के नीचे परतों में दिखाई देने लगे। उसके सिर में एक तेज दर्द हुआ, जैसे उसकी मेमोरी की गहराइयों से कुछ खींचा जा रहा हो। ये बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा था जैसे उसके सामने जो सीन घट रहा था। फेमिलियरिटी और डेजा व्यू का वो एहसास लूमियन के दिल में पहले से दर्जनों या सैकड़ों गुना ज्यादा तेज हो गया। धक 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 धक। वो अपने दिल की धड़कन को साफ सुन पा रहा था। धक धक। लूमियन को अपनी धड़कन महसूस हुई, जैसे उसकी मेमोरीज की गहराइयों से इमेजेस को बहुत ही मेहनत से बाहर निकाला जा रहा हो। उसका सिर ऐसा लग रहा था जैसे फट जाएगा। वो इसके खिलाफ लड़ा, क्योंकि वो इसे और आगे जारी नहीं रखना चाहता था। स्टेन्ड ग्लास के बाहर रायन ने रिचुअल शुरू होते देखा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के टानागो स्कैरक्रो को लिया की तरफ फेंका और उसे इशारा किया कि वो सील्ड आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल पाद्रे के खिलाफ करे। उसने अपनी सॉर्ड ऑफ डॉन उठा ली। सुनहरी लपटों के नीचे लिया और वैलेंटाइन एक दूसरी स्टेन्ड ग्लास विंडो की तरफ बढ़े, जहां एक सिलिंड्रिकल दीवार उन्हें रायन से अलग कर रही थी। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वे हरिकेन ऑफ लाइट के नुकसान से बच सकें और उनकी मूवमेंट्स में भी कोई रुकावट ना आए। कैथीड्रल की डिफेंसिव कैपेबिलिटी को देखते हुए उन्हें लगा कि उनके बीच एक दीवार काफी होगी। आखिरकार रायन हमले की डायरेक्शन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करने वाला था। लिया ने टानागो स्कैरक्रो को पीछे से गले लगाया और उसे सेंट सिथ के प्रवचन वाले स्टेन्ड ग्लास से सटा दिया। उसने अपना निशाना सीधा ऑल्टर और रिचुअल कर रहे पाद्रे गियोम बेने पर साधा। दूसरी तरफ रायन ने अपनी तलवार के हैंडल को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ा और सॉर्ड ऑफ डॉन को विंडो सिल में गाड़ दिया। शुद्ध रोशनी से बनी वो 2 हाथों वाली तलवार चूर चूर हो गई और तेज धार वाले टुकड़ों और रोशनी के कणों के बवंडर में बदल गई। वो हरिकेन फटा और उसके सामने वाले स्टेन्ड ग्लास से जोर से टकराया।
एक कड़कड़ाती आवाज के साथ पूरा कैथीड्रल कांप उठा। कांच की सतह पर मकड़ी के जाले जैसी बारीक दरारें फैल गईं, लेकिन वो टिका रहा। ये देखकर रायन ने सनराइज ग्लीम के छोटे छोटे कणों को बुलाया और एक विशाल 2 हाथों वाली कुल्हाड़ी तैयार की। अभी हरिकेन ऑफ लाइट का इस्तेमाल न कर पाने की वजह से उसने अपने हथियार बदल लिए। दीवार की आड़ में छिपे हुए लिया और वैलेंटाइन हरिकेन ऑफ लाइट के बचे हुए असर से बच गए। उसी पल टनागो स्कैरक्रो की नजरें प्रीस्ट पर जम गईं। उसकी आंखें, जो भूरी हरी घास के बीच थीं, उस सुनहरे धागों वाली सफेद पोशाक वाली आकृति को रिफ्लेक्ट कर रही थीं। लिया ने नोटिस किया कि जहां गियोम बेनेट खड़ा था, उस ऑल्टर के पास काले रंग की झलक वाली एक हल्की चांदी जैसी रोशनी पैदा हुई। एक झटके के साथ टनागो स्कैरक्रो की आंखें खुल गईं और उनसे खून जैसे लाल आंसू बहने लगे। पादरे ने एक नजर उधर देखा और फिर अपनी नजरें हटा लीं। जैसे ही 2 भेड़ें अपनी मर्जी से ऑल्टर में दाखिल हुईं, उसने एक शांत जुनून के साथ मंत्र पढ़ना शुरू किया। तुम शाश्वत चक्र हो, पहले से तय तकदीर हो, तुम ही कारण हो, तुम ही प्रभाव हो और तुम ही प्रक्रिया हो। अचानक ऑल्टा पर देवता को रिप्रेजेंट करने वाली दोनों मोमबत्तियां बढ़कर एक इंसान के सिर जितनी बड़ी हो गईं। कैथीड्रल के अंदर एक तेज हवा चली, जिसने गांव वालों को मूर्तियों में बदल दिया, लेकिन उनके खुले चेहरों और हाथों पर सिल्वर ब्लैक रंग के मसे उभर आए। ऑल्टर को घेरे हुए वो सिल्वर ब्लैक रोशनी तेजी से फैली और उसने पूरे कैथीड्रल को अपनी चपेट में ले लिया। मूर्तियों से भरा वो डोम पारदर्शी हो गया। बादल छंट गए और वो क्रिम्सन मून गहरा होकर खून के रंग जैसा हो गया। काले मखमली आसमान पर सितारे एक एक करके उभरने लगे, जो सूरज की तरह तेज चमक रहे थे। एक ही पल में रात दिन में बदल गई। गांव वाले हिलने लगे और मधोशी में बुदबुदाने लगे। हॉरोस्कोप बदल गया है। नसीब यहाँ है। 3 धप-धप की आवाज के साथ रायन, लिया और वैलेंटाइन, जिन्होंने आवाज तो नहीं सुनी थी लेकिन ये नजारा देखा था, जमीन पर ढेर हो गए। वे तड़पने लगे, रोने लगे और तेज दर्द में चिल्लाने लगे। रायन की स्किन स्लेटी नीली पड़ गई। लिया का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कीड़े और धड़कती हुई नसें भर गई हों, और वैलेंटाइन के अंदर से बाहर तक, ऊपर से नीचे तक एक सूरज जैसी चमक निकलने लगी। वे अपना कंट्रोल खोने की कगार पर थे। टनागो स्कैरक्रो एक तरफ गिरा हुआ था और बुरी तरह कांप रहा था। लूमियन को अपने सीने में जलन महसूस हुई और उसे अपने कानों में एक भयानक आवाज सुनाई दी, जो ऐसा लग रहा था जैसे बहुत दूर से आ रही हो पर फिर भी एकदम पास हो। अदृश्य स्टील के ड्रिल्स ने उसकी खोपड़ी में छेद कर दिया और उसके दिमाग को झकझोरने लगे। दर्द के मारे उसकी खून की नसें फूल गईं और उसकी त्वचा के नीचे सिल्वर ब्लैक धब्बे उभर आए। एक अनदेखी ताकत ने उसे घेर लिया और उसे ऑल्टर से ऊपर उठा दिया। उसे बांधने वाली रस्सियां और उसके मुंह में ठूसा गया कपड़ा धूल बनकर हवा में बिखर गया। औरोर को भी इसी अदृश्य ताकत ने ऊपर उठा लिया था और वो ऑल्टर के ऊपर तैरते हुए लूमियन के सामने थी। उसकी खून जैसी आंखों में उसकी बहन के लंबे सुनहरे बाल, खाली हल्की नीली आंखें, उसका साफ और बेजान चेहरा और वो सादा सा सफेद चोगा दिख रहा था जो उसने पहना था। वो अपनी मेमोरीज की गहराइयों से एक जाने पहचाने डेजा वीयू को महसूस करके पीछे हट गया। वो दर्द किसी पागलपन की तरह तेज था। आसपास के सारे नजारे लूमियन के दिमाग में घुलने मिलने लगे। पादरे का वो गंभीर और कट्टर भाव, ऑल्टर की तरफ बढ़ता हुआ वो ब्लैक रोब्ड मैन, जमीन पर औंधे मुंह गिरा हुआ पियर बेरी, कैथीड्रल का वो पारदर्शी डोम, आसमान में वो क्रिम्सन मून और नक्षत्र, अजीब चेहरों के साथ अपनी किस्मत का स्वागत करते गांव वाले। औरोर, जिसका चेहरा दर्द से बिगड़ा हुआ था। लूमियन का सिर घूमने लगा क्योंकि उसका शरीर एक अदृश्य ताकत द्वारा फाड़ा जा रहा था और उसकी त्वचा पर सिल्वर ब्लैक धब्बे बढ़ते जा रहे थे। वो खुद को आजाद करने या मुकाबला करने में पूरी तरह लाचार था। आह! जैसे ही उसका सीना धीरे धीरे चीरा गया, लूमियन की चीख निकल गई और उससे एक सिल्वर ब्लैक रोशनी निकलकर औरोर पर पड़ने लगी। दर्दनाक चीख सुनकर औरोर की आंखें इधर उधर दौड़ने लगीं। उसकी खाली नजर में लूमियन की सूजी हुई खून की नसें और उसका बिगड़ा हुआ चेहरा दिख रहा था, जिसकी खाल के नीचे सिल्वर ब्लैक रंग की झलक थी। एक पल के ठहराव के बाद उसने इंस्टिंक्टिवली अपना हाथ आगे बढ़ाया और लूमियन को खतरे से दूर धकेल दिया। ब्रॉन्सो। लूमियन उसे हक्का बक्का होकर देखता रह गया, क्योंकि औरोर ने उसे ऑल्टर की पहुंच से बाहर धकेल दिया था। अचानक उसके कानों में वो खौफनाक आवाज बंद हो गई और उसके शरीर पर जो अदृश्य बंधन थे वे गायब हो गए। उसकी त्वचा पर होने वाली जलन कम हो गई। फिर भी उसके सिर का दर्द वैसा ही बना रहा। उसकी गहराइयों में दबी यादें जबरदस्ती बाहर निकाली जा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हुक का इस्तेमाल करके उसकी खोपड़ी से उसका दिमाग धीरे धीरे बाहर निकाल रहा हो। औरोर की सिल्वर ब्लैक रंग वाली हल्की नीली आंखें, उसकी खाली नजर, उसका बेजान चेहरा और उसे दूर धकेलने की उसकी वो पूरी कोशिश लूमियन के दिमाग में कौंधी।
ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने कुछ पलों पहले देखा था, लेकिन इस बार वो ब्लैक रोब्ड मैन वहां नहीं था। इस बढ़े हुए डेजा व्यू ने लूमियन को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ऐसा पहले भी कुछ हुआ है। वो दर्द के मारे एक बार फिर चिल्ला उठा, बम! ऑल्टर से दूर हटते ही वो जमीन पर गिर पड़ा। अपने सिर के उस भयानक दर्द और अपनी बेचैनी को नजरअंदाज करते हुए लूमियन झटके से खड़ा हुआ और औरोर को पकड़कर अपनी बहन के साथ वहां से भागने के लिए तैयार हो गया। एक आकृति ने उसका रास्ता रोक लिया। उस ब्लैक रोब्ड मैन ने, जिसका चेहरा बिल्कुल उसके जैसा था, उसके दाएं गाल पर जोर से मारा जिससे वो जमीन पर जा गिरा। लूमियन ने हार मानने से इनकार कर दिया। हिम्मत जुटाकर वो फिर से उठा और अपना रास्ता रोकने वाले उस ब्लैक रोब्ड मैन पर झपटा। वैक! उस आदमी ने अपना मुक्का चलाया और लूमियन फुर्ती से बच गया। वो एक पल के लिए सन्न खड़ा रहा और फिर उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। उसने गुस्से में कहा, तुम इतने कमजोर क्यों हो? बिल्कुल मेरे जैसे कमजोर। लूमियन ने पाड्रे और पियर बेरी के ख्याल दिमाग से निकाल दिए और उस ब्लैक रोब मैन पर हमला कर दिया। उस आदमी ने एक तरफ हटकर अपना दायां पैर उठाया ताकि लूमियन को गिरा सके। लूमियन पीछे नहीं हटा। एक डांसर की तरह गजब की फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हुए उसने आधा चक्कर काटा और अपने दुश्मन को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। धड़ाम! वो जमीन पर गिरा और उस ब्लैक रोब मैन को भी अपने साथ नीचे ले गया। उस आदमी ने फुर्ती से अपना दायां हाथ उठाया, लूमियन का गला पकड़ा और उसके प्राइवेट पार्ट पर जोर से घुटना मारा। लूमियन बिल्कुल नहीं झिझका। अपनी खून भरी आंखों को अपने दुश्मन पर टिकाए रखते हुए उसने अपने दाएं हाथ से उस आदमी की आंखों को नोच लिया। आह! वो ब्लैक रोब मैन चिल्लाया जब लूमियन ने उसकी आंखें बाहर निकाल दी और खून की फुहारें छूटने लगीं। अपने शरीर के निचले हिस्से में होने वाले दर्द के मारे लूमियन बेहोश होने ही वाला था। बड़ी मुश्किल से पैरों पर खड़े होते हुए उसने जमीन पर तड़पते हुए उस आदमी को एक डरावनी मुस्कान दी। आओ, साथ मिलकर मरते हैं। तुम डरपोक! कायर! उसने एक बार फिर हमला किया और उस आदमी की गर्दन के चारों तरफ अपनी बाहें डाल दी। उसी पल ऑल्टर के किनारे खड़ा पियर बेरी लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ। अपनी कुल्हाड़ी लहराते हुए वो लूमियन की तरफ दौड़ा। वैक! उसकी कुल्हाड़ी नीचे आई, लेकिन उसे एक हल्की स्लेटी धुंध ने रोक लिया जो अचानक वहां पैदा हो गई थी। वो लूमियन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाई। पियर बेरी ने दो अलग अलग एबिलिटीज का इस्तेमाल किया, लेकिन वो स्लेटी धुंध के डिफेंस को पार नहीं कर सका। प्रीस्ट गियोम बेने ने बिना देर किए प्रार्थना पढ़ना शुरू कर दिया। मैं आपसे मिन्नत करता हूँ। मैं आपके आशीर्वाद की भीख मांगता हूँ। मैं आपसे गिड़गिड़ाता हूँ कि मुझे प्रदान करें। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, नजारा बदल गया। आसमान के नक्षत्र धीरे धीरे खिसकने लगे और अपनी असली जगह से भटक गए। कॉर्डू गांव बुरी तरह कांपने लगा और हर घर और जमीन का एक एक इंच हिस्सा कैथीड्रल की तरफ खिंचने लगा। खामोशी के साथ गांव वाले अंगों में बिखरने लगे। आंखें, मुंह, नाक, दिल, उंगलियां और मांस। उनमें से कुछ थोड़े बहुत फिर से जुड़कर अलग तरह के इंसान बन गए। कुछ नॉर्मल लग रहे थे, कुछ बिगड़े हुए थे, कुछ के शरीर के हिस्से गायब थे और कुछ के एक्स्ट्रा अंग थे। ज्यादातर हिस्से ऑल्टर और औरोर की तरफ तेजी से बढ़े। औरोर के शरीर पर दरारें पड़ने लगीं और वो तेजी से मांस के अनगिनत टुकड़ों में बिखर गई। ये देखकर लूमियन निराशा की गहराई में डूब गया। फिर भी उसने हार मानने से मना कर दिया। उस ब्लैक रोब मैन का सिर पकड़कर उसने उसे जोर से घुमाया और उस आदमी की डरी हुई नजरों के सामने उसकी गर्दन तोड़ दी। लूमियन उठा और अपनी बहन की तरफ दौड़ा, लेकिन औरोर के चारों तरफ एक अदृश्य दीवार ने उसका रास्ता रोक दिया। गड़गड़ाहट हुई। एक दबी हुई आवाज के साथ कैथीड्रल ऊपर उठने लगा। गांव के बाहर के पेड़, मिट्टी और पत्थर ऊपर उड़ने लगे और उनके साथ घर, फर्नीचर और बाकी चीजें भी थीं। ज्यादातर गांव वालों के अंग ऑल्टर पर औरोर के मांस के साथ मिल गए और वे तड़पते मरोड़ते हुए एक विशाल जीव में बदल गए। वो दैत्य 4 से 5 मीटर ऊंचा था, जिसके 3 सिर और 6 हाथ थे। उसका पूरा शरीर मांस और अंगों के टुकड़ों से बना था और उसके शरीर की दरारों से पीला मवाद रिस रहा था। उस दैत्य का बीच वाला सिर, जो दर्द और पछतावे से भरा था, लूमियन को देखने की कोशिश करने लगा। उसकी आंखों के कोनों से पारदर्शी खून के रंग के आंसू टपकने लगे। ये देखकर लूमियन का दिमाग चकरा गया, जैसे उस पर कुल्हाड़ी से हमला हुआ हो। उसकी नजरें धुंधला गईं जब उसने टूटा हुआ कैथीड्रल, तेजी से ऊंची होती वो खून जैसी लाल चोटी, बिगड़े हुए घरों से बनी वो कांटों वाली शहर की दीवार और उस चोटी के चारों तरफ फैले खंडहर और वहां से भागने को मजबूर हुए कई राक्षसों को देखा। क्या? लूमियन का सिर फिर से दर्द से फटने लगा।
जैसे ही उसने उस दैत्य और आसपास के राक्षसों से रोशनी की अनगिनत छोटी किरणें निकलकर अपने सीने पर गिरते देखीं, उसे एहसास हुआ कि उसकी यादों में दबे हुए दृश्य अब पूरी तरह बाहर आ चुके हैं। वे लगभग वैसे ही थे जैसा वो अभी देख रहा था। ये है, लूमियन को अचानक एक अंदाजा हुआ और उसका सिरदर्द और बढ़ गया। अचानक उसके सामने सब कुछ एक डरावने भ्रम जैसा हो गया और टूटे हुए शीशे की तरह दरारें उभरने लगीं। ये है, लूमियन को आखिरकार कुछ याद आ गया। फिर उसने देखा कि वो ब्लैक रोब्ड मैन एक गहरे काले घिनौने लिक्विड में बदल गया जो उसके सामने उड़ा और उसके बाएं सीने में समा गया। आह! जैसे ही उसके आसपास की दुनिया बिखर गई, लूमियन दर्द से कराह उठा। उसने झटके से अपनी आंखें खोलीं और खुद को उस खून जैसी लाल चोटी के नीचे लेटा हुआ पाया। रात के आने का इशारा करने वाला वो अंधेरा लगभग गायब हो चुका था। लूमियन इंस्टिंक्टिवली उठकर बैठ गया और आगे झुक गया। उसने अपने हाथ जमीन पर रखे और आसपास का जायजा लिया। उसने एक टेढ़ी मेढ़ी कांटों वाली दीवार, एक बंजर इलाका जहां कोई पेड़ पौधे नहीं थे, और उसके परे सपनों के खंडहरों को देखा। उसने रायन, लिया और वैलेंटाइन को थोड़ी दूर एक कमरे के किनारे लेटे हुए देखा। वे गहरी नींद में थे। लूमियन ने अचानक अपना सिर झुकाया, अपने हाथ उठाए, अपने बाल पकड़े और तड़पते हुए बुदबुदाया, क्या हकीकत एक सपना है और सपना हकीकत? क्या ये वर्तमान है या अतीत? और क्या औरों को अब बचाया नहीं जा सकता? हाँ, खंडहरों में एक महिला की आवाज गूंजी। लूमियन ने हैरान होकर ऊपर देखा और उसे वो रहस्यमयी महिला अपने सामने धुंधली सी दिखाई दी। वो पास आई। उसने वही नारंगी रंग की ड्रेस पहनी थी जो उसने शुरुआत में पहनी थी। इसीलिए तुम अपने सपने में सुपर पावर्स पाने के लिए इतने बेचैन थे, चाहे उसके नतीजे कुछ भी हों। इसीलिए तुमने दूसरों की जान की परवाह नहीं की और यहाँ तक कि अपनी जान की भी नहीं। तुम समस्या वाले लूप को जितनी जल्दी हो सके खत्म करना चाहते थे। इसीलिए तुम अपनी इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल नहीं कर पाए और कुछ मौकों पर गलत शब्द कहे या गलत काम किए। लूमियन उस रहस्यमयी महिला को सुन्न होकर देखता रहा। उसे एहसास हुआ कि उसकी आंखों में वो न समझ आने वाला भाव फिर से आ गया है। इस बार वो आखिरकार उसे समझ पा रहा था। वह दया थी। चैप्टर 108 रिपोर्ट। कुछ दिनों बाद कॉर्डू गांव पर एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इंटिस इंटेलिजेंस एंड होमलैंड सिक्योरिटी कमिटीज ब्यूरो 8, चर्च ऑफ द गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी की मशीनरी हाइव माइंड और इटर्नल ब्लेजिंग सन चर्चेज इंक्विजिशन को सौंपी गई। इसे मिलते ही अधिकारियों ने तुरंत रिपोर्ट का रिव्यू किया। बैकग्राउंड: पिछले एक साल में फेना पॉटर किंगडम के ग्रबाका प्रोविंस में डारिएज रीजन के पास और लेनबर्ग रिपब्लिक के अपर हिल स्टेट में कई डिसअपीयरेंसेस हुई हैं। बिना ऑफिशियल परमिशन के कई बियॉन्डर्स रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए हैं और ये इंसिडेंट्स तीनों रीजन्स में घूमने वाले शेपर्ड से जुड़े हुए लगते हैं। उनमें से कॉर्डू गांव के लोग हमारा प्राइमरी फोकस बन गए। नतीजतन एक असामान्य डिस्ट्रेस लेटर मिलने के बाद हमने एलीट पर्सनल की मोबिलाइजेशन को प्रायोरिटाइज किया और उन्हें एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के रूप में भेजा। इन्वेस्टिगेटर्स के पूरे लिखित स्टेटमेंट्स इस प्रकार हैं। कॉर्डू गांव की अनोमली को 2 लेवल्स में बांटा जा सकता है: रियलिटी और ड्रीमस्केप। रियलिटी: कॉर्डू आखिरकार एक बड़े स्तर के लेकिन अनसक्सेसफुल ईवल गॉड सैक्रिफिशियल रिचुअल द्वारा तबाह हो गया था। गांव वालों की केवल एक छोटी संख्या ही जिंदा बच पाई। ज्यादातर गांव वालों का इस्तेमाल एक ईवल गॉड के फेल्ड क्रिएशन के लिए न्यूट्रिएंट्स के रूप में किया गया था। बचे हुए व्यक्तियों को अजीब तरीकों से रीअसेंबल किया गया और उन्हें विभिन्न मॉन्स्टर्स में बदल दिया गया। ईवल गॉड सैक्रिफिशियल रिचुअल ने पूरे लैंडस्केप को बदल दिया। नदी सूख गई और उसने अपना रास्ता बदल लिया। गांव का स्क्वायर और कैथीड्रल एक छोटे स्केल की ओरोजनी द्वारा लगभग 40 मीटर ऊंचे हो गए, जिससे एक ब्लड कलर्ड पिलर बन गया। फेल्ड ईवल गॉड क्रिएशन इसी पिलर के ऊपर स्थित था। हालांकि जब हमने इसे खोजा तो ये पहले ही तबाह हो चुका था, संभवतः सेल्फ डिस्ट्रक्शन या दूसरे फैक्शंस के दखल की वजह से। कॉर्डू के घर भी रीअसेंबली से गुजरे। कुछ घरों ने ब्लड कलर्ड पिलर के चारों ओर एक ट्विस्टेड थॉर्नी सिटी वॉल बना ली, जबकि अन्य सर्कुलर पैटर्न्स में व्यवस्थित थे। इन बुरी तरह तबाह हुई इमारतों में हमें केवल कुछ सिक्के और सबसे आम लिव्र ब्लो मिले। हमें कोई लिखित जानकारी या ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे कॉर्डू की स्पष्ट पहचान हो सके। इसका कारण अभी भी अज्ञात है। केवल लूमियन ली का घर जो टारगेट था, उसमें किताबें, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और अन्य चीजें मिली जिनसे उसकी पहचान साफ थी। कॉर्डू के खंडहरों के भीतर ब्लड कलर्ड पिलर के आसपास 2 असामान्य इलाके हैं। एक गहरी नींद ला सकता है जिससे ड्रीमस्केप की ओर ले जाया जाता है, जबकि दूसरा जीवन से भरपूर है, फूलों और पेड़ों से भरा है और वहां एक सेल्फ रॉकिंग क्रिब है। दूसरे इलाके के बारे में हमारा अंदाजा है कि ये कॉर्डू की मडाम पोलिस से गहरा संबंध रखता है। ब्लड कलर्ड पिलर के दूसरे किनारे पर हमने 4 अपेक्षाकृत अच्छी तरह से प्रिजर्व्ड लाशें निकाली। वह लोकेशन संभवतः ओरिजिनल कैथीड्रल सेमेट्री से मेल खाती है।
पहली लाश एक महिला की थी, जिसकी उम्र 20 साल से ज्यादा नहीं थी, जिसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। दूसरी लाश एक युवक की थी, उसकी भी उम्र 20 साल से ज्यादा नहीं थी, जो डूब गया था। तीसरी लाश ताबूत के टुकड़ों से घिरी हुई थी। एक महिला जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर थी और मैकेनिकल एस्फिक्सिएशन की वजह से उसकी मौत हुई थी। अन्य सबूतों के आधार पर हमारा अंदाजा है कि तकिए से उसका दम घोटा गया था। चौथी लाश पुरुष की थी और वो डिकम्पोज नहीं हुई थी। जब वो जिंदा था तब उसकी जीभ काट दी गई थी और उसकी गर्दन पर साफ लिगेचर मार्क्स थे। ऊपर बताई गई लाशों के बारे में रेलेवेंट स्पेकुलेशंस ड्रीमस्केप सेक्शन में मिल सकते हैं। कॉर्डू के खंडहरों में दाखिल होते ही हम संभवतः लूमियन ली के शरीर से निकलने वाली ताकत से प्रभावित हो गए थे। तारीख के बारे में हमारी यादें अस्त व्यस्त हो गईं और वहां से जाने का ख्याल आना हमें बंद हो गया। एक एक करके हम सो गए। जब हम ड्रीम स्टेट में थे तो हमारे शरीर कई दिनों तक फूड रिप्लेनिशमेंट की जरूरत को खत्म करते हुए एक कमजोर लेवल की एक्टिविटी बनाए रखते थे। अगर हम आधा महीना और इसी हाल में रहते तो ये अनिश्चित है कि हम भूख से जागते या सपने के अंदर ही दम तोड़ देते। पूरा खंडहर एक लूप में बंद है, जो किसी भी पल अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आने में सक्षम है। ट्रिगर पॉइंट सबसे अधिक संभावना लूमियन ली की सेल्फ अवेयरनेस और उन रेस्ट्रिक्शन से जुड़ा है जो वह लगाता है। पहला उस इनेविटेबल रीस्टार्ट की ओर इशारा करता है, यदि लूमियन ली का सबकॉन्शियस उसका अनुमान लगा लेता है, जबकि दूसरा उसकी इस इच्छा से निकलता है कि कोई कॉर्डू की वर्तमान स्थिति और सपने के डेवलपमेंट में बाधा न डाले। कोई भी रेलेवेंट इवेंट तुरंत एक रीस्टार्ट ट्रिगर कर देगा। हमने आसपास के इलाकों के गांव वालों से पूछताछ की, लेकिन उन्होंने कॉर्डू के बारे में किसी भी असामान्यता की रिपोर्ट नहीं दी। उनके जवाबों और पहले से इकट्ठा की गई जानकारी के जरिए हमने 3 बातों को कंफर्म किया। पहला, कॉर्डू में मरे हुए वॉरलॉक की कोई कहानी कभी नहीं थी। दूसरा, डैरिएज रीजन में छिपकली के रूप में होने का शक करने वाला कोई एल्व्स कभी दिखाई नहीं दिया। तीसरा, लेंट एक पारंपरिक लोक कथा है और इसमें मूल रूप से कोई समस्या नहीं थी। ड्रीमस्केप की शुरुआत लूमियन ली से हुई और ये इतना रियलिस्टिक है कि हम पहचान नहीं पाए कि हम सपना देख रहे थे। हमने साइकोलॉजिस्ट्स और ड्रीम एक्सपर्ट से सलाह ली और उनके विचारों को मिलाकर इस सपने के बारे में एक हाइपोथेसिस बनाई। यह लूमियन ली के व्यक्तिगत अनुभवों, उसके द्वारा पढ़े गए सभी उपन्यासों और पिछली घटनाओं पर आधारित उसकी मान्यताओं और अनुमानों का मिश्रण है। सपना कुछ महत्वपूर्ण मौकों पर स्पष्ट संयोग और इच्छा पूर्ति के गुण दिखाता है। इस ड्रीमस्केप के भीतर जो भी स्थितियां हमने देखीं, वे सभी सच नहीं थीं और न ही वे पूरी तरह से मनगढ़ंत थीं। अव्यवस्थित तथ्य, रोजमर्रा की बातचीत की बारीकियां और वे काल्पनिक नज़ारे जिन्होंने लूमियन ली पर गहरा प्रभाव छोड़ा था, एक क्योटिक और सिंबॉलिक तरीके से दोबारा जुड़ गए और हमारे सामने पेश हुए। ये ड्रीमस्केप की एक विशेषता भी है और लूमियन ली के सबकॉन्शियस अवॉइडेंस या कुछ मुद्दों के डर का प्रकटीकरण भी है। आगे बढ़ते हुए हम अपने अनुभव के हर पहलू का विस्तृत विवरण प्रदान करेंगे। हमें बहुत पहले ही एहसास हो जाना चाहिए था कि हम एक सपने में थे। सबसे स्पष्ट सुराग ये था कि हमें अपने कपड़े बदलने की जरूरत याद नहीं आई, जब तक कि लूमियन ली ने हमें याद नहीं दिलाया कि हमारे कपड़े बुरी तरह खराब हो चुके थे। हालांकि ये काफी असामान्य है, लेकिन इंसान सपनों के अंदर क्रिटिकल तरीके से नहीं सोचते। ये कंफर्म हो गया है कि हमने टेलीग्राम्स नहीं भेजे थे। उनके जवाब संभवतः लूमियन ली के सबकॉन्शियस और उसके पास मौजूद जानकारी से पैदा हुए होंगे। सपने की घटनाओं को रियलिटी की स्थिति के साथ जोड़कर हम निम्नलिखित नतीजों पर पहुंचे हैं। हमारी चेतना और ज्ञान ने कुछ हद तक सपने को समृद्ध किया और हमने अनजाने में लूमियन ली के सामने अपने कुछ सीक्रेट्स उजागर कर दिए होंगे। कॉर्डू में कम से कम 2 अलग अलग ईविल गॉड फेथ्स हैं। एक अर्थ मदर के समान शक्ति का रिप्रेजेंट करता है, जिसे एडमिनिस्ट्रेटर बियोस्ट की पत्नी मडाम पियोलिस निभाती हैं। दूसरा वो है जिसे पूर्व पाद्रे गियोम बेने और ज्यादातर गांव वाले मानते हैं। बाद वाले विश्वास की वजह से ही आखिरकार कॉर्डू तबाह हुआ। लैंड सेलिब्रेशन के दौरान स्प्रिंग एल्फ का सिर काटना और उसे विदा करना मडाम पियोलिस का प्रतिनिधित्व करने वाली ताकत को कॉर्डू से बाहर निकालने का प्रतीक था। दोनों गुटों के बीच हिंसक संघर्ष हुआ होगा। साथ ही आवा लिजियर का सिर काटना, जो स्प्रिंग एल्फ का रूप थी, इस बात का प्रतीक था कि इस लड़की ने रियलिटी में कुछ गड़बड़ देख ली थी। जब उसने भागने या दूसरों को जानकारी देने की कोशिश की तो गियोम बेने के गुट ने गुपचुप तरीके से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। रीमुंड ग्रेग को नदी में फेंक दिया गया था। कैथीड्रल के नीचे उसकी स्पिरिट बॉडी का दिखना इस बात का प्रतीक है कि एवा की तरह उसे भी एक मुखबिर माना गया और बाद में डुबो दिया गया। जून मॉरी को पता चला कि उसकी पत्नी सिबिल का पूर्व पाद्रे के साथ अफेयर था। गुस्से में आकर वो गूंगा हो गया। यह इस बात का प्रतीक था कि इटर्नल ब्लेजिंग सन के एक कट्टर फॉलोअर के रूप में उसकी जीभ काट दी गई थी जब उसने दूसरों को गांव की असामान्यताओं के बारे में जानकारी देने की कोशिश की थी।
उसके बाद गायब होने का मतलब था कि उसका कत्ल कर दिया गया था। नरोका की मौत में भी आवा, रेमंड और जीन जैसा ही गहरा सिंबलिज्म है। पहला, उसने जरूर मडाम पुआलिस का गुपचुप पीछा किया होगा ताकि अपने मरे हुए पति की आत्मा को सोल मैसेंजर की मदद से घर वापस ला सके। दूसरा, पूरी संभावना है कि उसे उसके सबसे छोटे बेटे आर्नो ऑन्द्रे ने मार दिया, शायद इसलिए क्योंकि उसने गियोम बेने के ग्रुप की समस्या खोज ली थी और वो मडाम पुआलिस को बताना चाहती थी। खंडहरों की हमारी तलाश, लेंट सेलिब्रेशन और मडाम पुआलिस के इस दावे के आधार पर कि वो एक खास वक्त पर जा सकती है, ये संकेत मिलता है कि वह उसका पति बियोस्ट, बटलर लुइस लंड और लेडी की मेड कैथी ने 12th नाइट के रिचुअल से पहले ही कॉर्डू छोड़ दिया था। वे जिंदा हैं और वे कहाँ हैं ये अज्ञात है। यह सपने में महत्वपूर्ण मौकों पर लेडी द्वारा मदद करने से इनकार करने में झलकता है। ब्लैक रोब्ड मैन संभवतः लूमियन ली के करप्शन की वजह से उसकी म्यूटेटेड पर्सोना का प्रतीक है। हालांकि किसी कारण से लूमियन ली गहरा करप्टेड नहीं लगा, जिससे वो स्कर्मिश के दौरान अपनी बढ़ी हुई हिम्मत की बदौलत आसानी से जीत सका। और ली, मिशेल गैरिग और अन्य के मुंह में पाए गए अजीब छिपकली जैसे जीव उनके करप्शन और म्यूटेशन का प्रतीक हो सकते हैं, जो आखिरकार उन्हें खुद के एक ऑल्टरनेट वर्जन में बदल देते हैं। क्वेश्चंस 1. लूमियन ली को गियोम बेने, पियर बेरी और अन्य की एबिलिटीज के बारे में कैसे पता है? 2. गांव वाले और औरोर ली असली लोगों की तरह क्यों बिहेव कर रहे थे? 3. पैरामीटा किस चीज का प्रतीक है? 4. कासल में मडाम पुआलिस के अनगिनत बच्चे और अदृश्य चीज वाले पालने का क्या मतलब है? 5. लूमियन ली ने गांव वालों के करप्शन को दिखाने के लिए छिपकली जैसे जीवों का इस्तेमाल क्यों किया? 6. लूमियन ली और औरोर ली का कॉर्डू से भागने और पैरामीटा में दाखिल होने का प्रयास क्या दर्शाता है? 7. 12th नाइट पर रिचुअल फेल क्यों हुआ? 8. लूमियन ली हमें अपने सपने में दाखिल होने के काबिल कैसे बना सकता है? 9. उसने अचानक नॉर्मल बियॉन्ड पावर्स कैसे हासिल की? 10. वो कैसे बचा और कॉर्डू के खंडहरों को लूप में कैसे डाला? 11. औरोर ली की असामान्यताओं का दोनों साइकिल्स के दौरान अलग अलग समय पर होना क्या दर्शाता है? 12. मरे हुए वॉरलॉक की लेजेंड किस चीज का प्रतीक है? 13. भूमिगत टूम के ताबूत में वॉरलॉक की लाश किस चीज का रिप्रेजेंट करती है? 14. उल्लू किस चीज का प्रतीक है? 15. हॉरोस्कोप में बदलाव का क्या मतलब है? 16. इस पूरे मामले की ओरिजिन क्या है? कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशंस। ये एक इविल गॉड की पूजा से पैदा हुई एक क्विंटेसेंशियल डिजास्टर है। वर्तमान में 6 ज्ञात सर्वाइवर्स मौजूद हैं। लूमियन ली, पूर्व पाद्रे गियोम बेने, प्युआलिस de रोकफोर्ट, बियोस्ट, लुई लंड और कैथी बाद के 5 इविल गॉड्स के मानने वाले हैं। हमें जितनी जल्दी हो सके उन्हें ढूंढना और खत्म करना होगा। लूमियन ली को सीधे मारने की सलाह नहीं दी जाती है। जब तक उसके मुद्दों को समझा और सुलझाया नहीं जाता, उसकी मौत और भी गंभीर एनोमली को ट्रिगर कर सकती है। सबसे अच्छा समाधान उसे पकड़ना और सुरक्षित रूप से कैद करना है। रिपोर्टर्स रायन विथिया ऑफ मशीनरी हाइव माइंड, मेजर लिया बेलोट ऑफ ब्यूरो 8 एंड प्योरिफायर वैलेंटाइन de la Cour of the Inquisition। चैप्टर 109 मिनट होप। कुछ दिन पहले टेढ़ी मेढ़ी सिटी वॉल के पास उस गहरे लाल पीक के नीचे लूमियन जमीन पर घुटने टेक कर बैठा था और उस रहस्यमयी महिला को पास आते देख रहा था। उसके शब्द लूमियन के कानों में गूंज रहे थे, लेकिन धीरे धीरे दबते चले गए। लूमियन ने अपने हाथ जमीन पर दबा दिए और मिट्टी को इतनी जोर से भींचा जैसे वो उसे मसलकर लिक्विड बना देना चाहता हो। जैसे ही वो रहस्यमयी महिला लगभग 1 मीटर दूर आकर रुकी, वो लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसकी आवाज में घबराहट थी। क्या तुमने नहीं कहा था कि अभी भी उम्मीद है? क्या तुमने ये दावा नहीं किया था कि अगर मैं खुद लूप से बाहर निकल गया तो औरोर और बाकी लोगों को बचाया जा सकता है? हर शब्द के साथ उसकी आवाज भारी होती गई। वो रहस्यमयी महिला चुप रही। उसकी आंखों में दया थी जब वो उसे देख रही थी। लूमियन ने हिचकिचाते हुए पूछा। उसके शब्दों में उम्मीद छिपी थी। अभी भी उम्मीद है, सही है ना? वह सिर्फ एक सपना नहीं है। और के साथ मेरी डिस्कशन के दौरान उसने ऐसी चीजों के बारे में बात की थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी, जैसे कि कैसे एक ऑनोरिफिक नेम का डिस्क्रिप्शन 2 अलग अलग एंटिटीज की ओर इशारा कर सकता है। उसकी नजरें उस महिला पर टिकी थीं, और जब वो उसकी हर हरकत को गौर से देख रहा था तो उसके अंदर डर और उम्मीद के बीच जंग चल रही थी। आखिरकार उसने सिर हिलाया। सच में उम्मीद है? लूमियन की आंखें चमक उठी और वो उसके आगे समझाने का इंतजार करने लगा। एक कोमल आवाज में महिला ने समझाया, सच तो ये है कि औरोर मर चुकी है, लेकिन मिस्टिकली वो पूरी तरह से नहीं गई है। क्या तुम्हें याद है वो हल्की धीमी आवाजें जो तुम अपने शरीर के अंदर से सुनते हो जब भी तुम समनिंग डांस करते हो? क्या तुम्हें औरोर और दूसरों के लाइट फ्रैगमेंट्स याद हैं जो 12वीं रात के रिचुअल में तुम्हारे सीने में समा गए थे? क्या वे उनकी स्पिरिट बॉडीज हैं, उनकी आवाजें? लूमियन ने बीच में ही टोका। उसकी आवाज में उत्सुकता भर गई थी।
महिला ने जवाब दिया, जिसमें शांति और दया का मिश्रण था। उन्हें केवल सोल फ्रैगमेंट्स माना जा सकता है। 12वीं रात के अंत में तुम उस छिपे हुए एंटिटी के लिए उसकी भयानक ताकत को आजाद करने का एक जरिया बन गए थे। आसपास के बिलीवर्स, जिनमें सैक्रिफाइस के सोल फ्रैगमेंट्स भी शामिल थे, तुम्हारे द्वारा अब्सॉर्ब कर लिए गए। गियोम बेने, जो रिचुअल को होस्ट कर रहा था, वो बच गया क्योंकि वो ऑल्टर के काफी करीब था और उसे उस एंटिटी का थोड़ा प्रोटेक्शन मिल गया था। उसकी मुट्ठियां भिंच गईं। उसने चिंता से पूछा, तो मैं औरोर और बाकी लोगों को वापस लाने के लिए क्या कर सकता हूँ? महिला ने आह भरी और स्वीकार किया, मुझे भी नहीं पता। लूमियन की आंखों में अंधेरा छाता देख उसने आगे कहा, लेकिन तुम्हें विश्वास करना होगा कि इस दुनिया में सच्चे मिरेकल्स होते हैं। और जिस महान एग्जिस्टेंस का मैंने पहले जिक्र किया था, वो मिरेकल का ही दूसरा नाम है। लूमियन के दिल में निराशा और उम्मीद दोनों उमड़ पड़े। हालांकि वो जानता था कि उसके सामने खड़ी रहस्यमयी महिला शायद उसे तसल्ली और उम्मीद दे रही है, वो ये कहे बिना नहीं रह सका। तुमने कहा था कि एक बार जब मैं सपने का सीक्रेट खोल लूंगा तो तुम मुझे उस महान एग्जिस्टेंस का ऑनरिफिक नेम बताओगी। उसका चेहरा गंभीर हो गया और लहजा संजीदा। मैं तुम्हें अब बताऊंगी, इसे अच्छे से याद रखना। उसका हॉनरिफिक नेम है द फूल, जो इस इरा का नहीं है। ग्रे फॉग के ऊपर रहस्यमयी शासक, किंग ऑफ येलो एंड ब्लैक, जो गुड लक को संभालता है। जैसे ही वो बोली, लूमियन को लगा कि उसका होश खो रहा है, जैसे वो एक पतली ग्रे फॉग और उसके ऊपर एक धुंधला कासल देख पा रहा हो। एक नजर उस पर पड़ी। उसी समय कॉर्डू का पूरा गांव कांप उठा, क्योंकि उस इलाके को घेरे हुए वो पतली फॉग तेजी से पीछे हट गई। जब तक लूमियन को होश आया, सूरज की रोशनी आसमान से छनकर आ चुकी थी और उस गहरे लाल पहाड़ की चोटी और वीरान धरती पर सुनहरी किरणें बिखेर रही थीं। लूमियन ने ऑनरिफिक नेम की 3 लाइनों और अपने सपने में औरोर के साथ हुई बातचीत को याद किया। वो सिहर उठा और एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगा था कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का डिस्क्रिप्शन होगा। नारंगी ड्रेस वाली उस रहस्यमयी महिला ने संक्षेप में उसकी बात मानी। फ्यूचर में एक और होना चाहिए, लेकिन अगर मैं अभी उनसे प्रे करने के लिए इन 3 लाइनों के अलावा कोई और डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं गारंटी नहीं दे सकती कि रिस्पॉन्स उन्हीं से आएगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन बहुत खतरनाक होती है। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद लूमियन ने पूछा, उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी, अगर मैं तुम्हारे लिए मेहनत से काम करूं, तो क्या मैं आखिरकार उस महान बीइंग को समन कर पाऊंगा ताकि औरोर को रेजरेक्ट कर सकूं? ये एक तरीका है, महिला ने धीरे से कहा। तुम दूसरे मेथड्स भी एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मैं बस तुम्हें याद दिला रही हूं कि कई रेजरेक्शन टेक्निक्स में गंभीर खामियां होती हैं। लूमियन ने सिर हिलाया, ये दिखाते हुए कि वो समझ गया है। जल्द ही उसने ऊपर देखा और पूछा, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है जिसे मैं ज्वाइन करने वाला हूँ? ट्रायल पहुंचने के बाद मैं तुमसे कांटेक्ट कैसे करूं? महिला ने हल्की आह भरी, समय आने पर मैं तुम्हें बता दूंगी। मैं तुम्हें अपने मैसेंजर का समनिंग मेथड और उससे जुड़ा मीडियम बाद में दूंगी। मेरे से उसी के जरिए कांटेक्ट करना। लूमियन एक पल के लिए शांत हो गया और फिर दूसरा सवाल पूछा, क्या मेरे पास कॉर्डू को लूप में फंसाने की ताकत थी? स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, तुम्हारे पास नहीं थी। कम से कम सर्कल इनहैबिटेंट बून मिलने से पहले तो नहीं, महिला ने लापरवाही से समझाया। ये जगह उस छिपे हुए बीइंग द्वारा हर जगह करप्टेड है और तुम्हारे बाएं सीने में सील्ड पावर लेवल काफी हाई है। इसलिए जब तुम्हारे इमोशंस में उतार चढ़ाव होता है और तुम सबकॉन्शियस स्टेट में होते हो, तुम इस जगह को रीसेट करने के लिए उस कॉरेस्पॉन्डिंग स्पेशलनेस का इस्तेमाल कर सकते हो। वो रुकी और बोली, हालांकि तुम फिजिकली हमेशा एक लूप में ही रहे हो। तुम्हारे शरीर में सील्ड करप्शन तुम्हें हर दिन सुबह 6 बजे अपने फॉर्म को रीसेट करने और 12वीं रात को सुबह 6 बजे वापस लौटने की अनुमति देता है। केवल बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स और बूंस से आए बदलाव ही बचे रहते हैं। क्या यही असली वजह है कि मैं हर बार खंडहरों में चोट लगने के बाद रिकवर हो जाता हूँ? कोई हैरानी नहीं कि मैं भूख से नहीं मरा। लूमियन को तुरंत समझ आ गया। उसने अपने शरीर की तरफ देखा, एक खुद को कोसने वाली मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। यह हमेशा वही दिन रहेगा, वह डरावना दिन। महिला के जवाब का इंतजार किए बिना उसने ऊपर देखा और पूछा, मुझे उन लोगों का क्या करना चाहिए? वो मुस्कुराई और जवाब देने लगी, तुम मुझे बुला सकते हो। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, अचानक हवा में कार्ड्स नाचने लगे। हर कार्ड पर एक यूनिक पैटर्न था और वे फड़फड़ाते हुए लूमियन की तरफ उड़ रहे थे। इंस्टिंक्टिवली लूमियन ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया और कुछ कार्ड्स पकड़ने की कोशिश की। उसी पल ज्यादातर कार्ड्स गायब हो गए, बस एक बचा रह गया। वो कार्ड धीरे से लूमियन की हथेली में आ गया। उसका चेहरा ऊपर की तरफ था। उस पर एक आकृति बनी थी जो अपना सेप्टर आसमान की तरफ बढ़ा रही थी और अपने बाएं हाथ से जमीन की तरफ इशारा कर रही थी। टैरो कार्ड मैजिशियन। लूमियन ने चौंक कर ऊपर देखा और महसूस किया कि वो रहस्यमयी महिला गायब हो चुकी है। क्या मुझे उन्हें मैडम मैजिशियन बुलाना चाहिए? लूमियन ने अनजाने में अपने हाथ में मौजूद
टैरो कार्ड को पलटा, जिस पर इंटरस्क्रिप्ट की बारीक पंक्तियां लिखी थीं। वो आत्मा जो बिना किसी आधार के भटकती है, एक अपर वर्ल्ड का क्रीचर जो इंसानों के लिए फ्रेंडली है, एक मैसेंजर जो सिर्फ मैजिशियन का है। लूमियन ने टैरो कार्ड को अंदर रखने से पहले उन शब्दों को एक पल के लिए पढ़ा। उसने रायन और बाकी लोगों की तरफ देखा, फिर मुड़ा और उस इलाके से लड़खड़ाते हुए दूर जाने लगा। चलते चलते लूमियन उस खून से सने पहाड़ की चोटी और टेढ़ी मेढ़ी कांटों वाली सिटी वॉल को पीछे मुड़कर देखे बिना नहीं रह सका। उसकी यादों का कॉर्डू पहले ही इसमें बदल चुका था। उसका उस जगह से कोई लेना देना नहीं था जो कभी वहां थी, लेकिन लूमियन ने फिर भी गौर से देखने और खोजने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि उसके दिमाग का वो दृश्य रियलिटी के साथ मेल खा जाए। वो पहाड़ की चोटी पर उस जायंट को एक बार फिर देखना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि इससे उसे गंभीर नुकसान होगा। अनजाने में लूमियन धीरे धीरे उस खून से सने पहाड़ की चोटी और कांटों वाली सिटी वॉल का चक्कर लगाने लगा। उसकी नजरें लगातार उन बिगड़ी हुई और अस्त व्यस्त चीजों को स्कैन कर रही थीं। उसे पता था कि वो क्या ढूंढ रहा है, और उसे पता था कि वो उसे कभी नहीं मिलेगा। बिल्कुल वैसे ही लूमियन उस जगह पर पहुंचा जहां लकड़ी की दीवार ने उसे रोक दिया था। ज्यादातर हिस्सा ढह चुका था और उसके पीछे का गार्डन दिखाई दे रहा था। वो गार्डन हरा भरा और जानदार था, जो दूसरी तरफ के खून से सने पीक, उस बिगड़ी हुई सिटी वॉल और खंडहरों के बिल्कुल विपरीत था। बीच में एक भूरे रंग का लकड़ी का क्रिब था, जो उस पालने की याद दिला रहा था जिसे लूमियन ने मैडाम पोवालिस के कासल में देखा था। वो अनजाने में आगे झुका और महसूस किया कि क्रिब में रखे थोड़े पुराने सफेद सूती कपड़े पर एक छोटे इंसान के आकार का निशान था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा कभी यहाँ लेटा था, लेकिन उसका अता पता अब अज्ञात था। इसका क्या मतलब है? जैसे ही ये विचार लूमियन के दिमाग में आया, उसने महसूस किया कि आसमान से चमकती सूरज की रोशनी बहुत तेज हो गई है। उसने इंस्टिंक्टिवली ऊपर देखा और पाया कि सुनहरी लपटों ने पहाड़ की चोटी को पूरी तरह से घेर लिया है। वो 3 सिर और 6 हाथों वाला जायंट उस आग में नजर आ रहा था, जो पिघलता हुआ लग रहा था। लूमियन कुछ सेकंड के लिए उसे खाली नजरों से देखता रहा और फिर अचानक अपने चेहरे को बचाने के लिए हाथ ऊपर उठा लिए। सनलाइट बहुत तेज थी। डॉट डॉट डॉट। खंडहरों के किनारे बनी उस आधी जमीन के नीचे धंसी 2 मंजिला इमारत में लूमियन अपनी बहन के बेडरूम में भारी कदमों से गया। उसने जो 237 वर्ल्ड डी और 46 कॉर्पेट जमा किए थे, वे उसके पास थे। उसने कपड़ों और यादगार चीजों से भरा एक भूरा सूटकेस उठाया और दरवाजा खोला। वो यहाँ अलविदा कहने आया था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा और मैन्यूस्क्रिप्ट्स वाली डेस्क देखी, उसका सिर दर्द से टीज मारने लगा, क्योंकि एक तस्वीर उसके सामने उभर आई। औरोर की आंखें इधर उधर दौड़ रही थीं, अब वे खाली नहीं थीं। उसने लूमियन को देखा, जिसे दूर धकेल दिया गया था, और मुश्किल से कहा, मेरी नोटबुक, रॉन सर की विचक्राफ्ट नोटबुक, क्या उसमें कोई जरूरी जानकारी है? लूमियन ने अपना माथा दबाया, डेस्क की तरफ गया और नीचे वाला दराज खोला। जानी पहचानी गहरे रंग की नोटबुक्स उसकी आंखों के सामने थीं। उसे अचानक याद आया कि कॉर्डू के तबाह होने से पहले औरोर ने उसे बहुत सारी मिस्टिसिज्म नॉलेज सिखाई थी। डॉट डॉट डॉट। दारीज में स्टीम लोकोमोटिव स्टेशन पर टिकट एजेंट ने लूमियन को देखा और पूछा, तुम्हारे आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? मैं भूल गया, लूमियन ने जवाब दिया, जो एक लिनन की शर्ट, एक डार्क जैकेट और एक गोल किनारे वाली काली टोपी पहने हुए था, और उसने एक भूरा सूटकेस पकड़ा हुआ था। फिर वो मुड़ा और खिड़की से दूर जाने लगा। एक छोटे कद का आदमी जिसने हाफ टॉप हैट और काला सूट पहना था, लूमियन के पास आया और फुसफुसाया, क्या तुम कुरियर कैरेज लेना चाहते हो? यह बिगौर जा रही है। क्या इसके लिए आइडेंटिफिकेशन की जरूरत है? लूमियन ने पूछा। वो छोटा आदमी हंसा और जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं। हमारा बिजनेस टीम लोकोमोटिव की वजह से खत्म होने वाला है। हमें आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत क्यों होगी? तो तुम इसे ले रहे हो या नहीं? ये क्लासिकल एरा के रोमांस का आखिरी अवशेष है। लूमियन ने हल्का सा सिर हिलाया और पूछा, कितने पैसे? छोटे आदमी का उत्साह बढ़ गया। बिगौर तक 20 वर्ल्ड और लगभग 1 दिन लगता है। बीच में 5 स्टॉप हैं। हर स्टॉप पर आराम करने, गाड़ी चलाने वाले और घोड़ों को बदलने का मौका मिलता है। 2 स्टॉप पर मुफ्त खाना भी मिलता है। बिना और सवाल किए लूमियन उस छोटे आदमी के पीछे पास की एक वीरान सड़क की तरफ चल दिया। सड़क किनारे 4 घोड़ों वाली एक बड़ी गाड़ी खड़ी थी। चढ़ने पर लूमियन ने पाया कि इंटीरियर काफी स्पेशियस था। पब्लिक कैरेज की तरह इसमें 2 रोज थीं जो एक रास्ते से अलग थीं, और साथ ही बड़े सामान के लिए जगह भी थी। उसने खिड़की के पास एक सीट ढूंढी, अपना सूटकेस नीचे रखा और गहरे लाल कवर वाली एक किताब निकाली। जैसे ही घोड़ों ने बाहर हिनहिनाना शुरू किया, लूमियन ने किताब के पन्ने पलटे जो खिड़की से आ रही सूरज की रोशनी में चमक रहे थे।
उसके बगल में 30 साल का एक आदमी बैठा था जिसकी मूछें अच्छी तरह संवारी हुई थीं, भूरे बाल, नीली आंखें और कपड़े स्मार्ट थे। उसने लूमियन के हाथ में किताब देखी और दिलचस्पी से पूछा, इटर्नल लव? ऑरोर ली की किताब? वो जिसमें फीमेल लीड का नाम किंग्सली और मेल लीड का नाम सीएल है? हाँ, लूमियन ने सिर हिलाया। मूछों वाला आदमी बातूनी हो गया। ये किताब ऑरोर ली का सबसे शुरुआती काम है। राइटिंग काफी बचकानी थी, खास तौर पर कैरेक्टर्स के बीच के डायलॉग। ये बिल्कुल नहीं लगता कि लोग असल जिंदगी में ऐसे बात करेंगे। ये बहुत इमोशनल है, ये अजीब लगता है। बिल्कुल। लूमियन ने फिर सिर हिलाया। उसने अपना सिर झुकाया और किताब के आखिरी कुछ पन्नों पर गया। उसकी नजरें उस रेलेवेंट हिस्से पर टिक गईं। अपनी मौत के बिस्तर पर किंग्सली ने सील के फैले हुए हाथ को थाम लिया और उसके दुखी चेहरे को देखा। उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और मुश्किल से कहा, बेवकूफ, अच्छी तरह जीना। चैप्टर 110, फॉरेनर। क्योंकि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में ही मिल जाओगे। बाइबल, जेनेसिस 3:19। एक भव्य ग्रेश व्हाइट शहर की दीवार जो 3 मीटर ऊंची थी लूमियन के सामने खड़ी थी। जहां तक नजर जाती वो फैली हुई थी। प्राइवेट कैरेजेस, 4 सीटर्स, ओपन टॉप स्टैंडम्स और कार्गो कैरियर्स की एक भीड़ लाइन में लगी थी। सिटी गेट से एंट्री का इंतजार कर रही थी। ब्लू यूनिफॉर्म्स पहने टैक्स कलेक्टर्स और व्हाइट शर्ट्स और ब्लैक वेस्ट्स पहने पुलिस ऑफिसर्स हर कैरेज को मेथोडिकली इंस्पेक्ट कर रहे थे। कभी कभी वे आइडेंटिफिकेशन मांगते या पैदल चलने वालों को अपने सूटकेसेस खोलने का ऑर्डर देते। लूमियन अपना ब्राउन सूटकेस पकड़े हुए उस नज़ारे को देख रहा था। चोरी छिपे नजरें डालते हुए वो चेक पॉइंट से बचने का रास्ता खोज रहा था। जल्द ही एक आदमी जिसने उसका बिहेवियर ऑब्जर्व किया था उसके पास आया। क्या बात है दोस्त, तुम थोड़े परेशान लग रहे हो। वो आदमी लूमियन से थोड़ा छोटा था लेकिन चौड़ाई में दोगुना था। उसके गाल फूले हुए थे जिससे उसकी ब्लू आईज बहुत छोटी दिख रही थी। जैसे ही वो करीब आया, लूमियन को पसीने और चीप कोलोन की मिलीजुली महक आई जिससे उसने नापसंदगी में अपनी नाक सिकोड़ ली। लूमियन ने गेट्स की तरफ इशारा किया। वो उलझन में था और पूछा, ये सब किस लिए है? क्या वे क्रिमिनल्स को खोज रहे हैं? ट्रायर में एंटर करने वालों की स्क्रीनिंग क्यों कर रहे हैं, बाहर जाने वालों की नहीं? उस बिखरे बालों वाले ब्लॉन्ड आदमी ने, जिसने ढीली नीली शर्ट पहनी थी, लूमियन को देखा। मेरे दोस्त, क्या तुम किसी छोटे शहर या गांव से हो? लूमियन के सिर हिलाने पर उस आदमी ने आह भरी और समझाया, वे टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं। टैरिफ्स। ट्रायर में एंटर करने के लिए टैरिफ्स? लूमियन ने पूछा। उस आदमी ने सिर हिलाया। बिल्कुल, ये सिटी वॉल ट्रायर को घेरे हुए हैं। 54 गेट्स हैं, हर एक पर टैक्स कलेक्टर्स और पुलिस तैनात हैं। वे वांटेड क्रिमिनल्स को भी पकड़ते हैं। क्या सभी सामान पर टैक्स लगता है? लूमियन ने पूछा। उसकी क्यूरियोसिटी जाग गई थी। उस आदमी ने अपनी नीली कैनवस शर्ट को छूते हुए जवाब दिया, लगभग हर चीज, सिर्फ अनाज और आटा, फ्लावर एग्जेम्प्ट हैं। एक समय था जब उन पर भी लगता था, लेकिन कुछ साल पहले वॉर के बाद ट्रायर में ब्रेड की कीमत आसमान छूने लगी, जिससे दंगे और विरोध प्रदर्शन भड़क उठे। आखिरकार सरकार ने खाने की सभी चीजों पर टैरिफ्स खत्म कर दिए। आह, काश सिर्फ पीने वाले ही इतने बोल्ड होते। शराब, लिकर, वाइन और शैंपेन पर सबसे ज्यादा टैक्स लगता है। बहुत से लोग वीकेंड्स पर सबर्ब्स में जाते हैं ताकि छोटे टैवर्न्स में टैक्स फ्री शराब पी सकें। वे इसे टाउन हॉपिंग कहते हैं। इंटरेस्टिंग। लूमियन ने सोच विचार करते हुए सिर हिलाया। उस आदमी ने चारों ओर देखा और अपनी आवाज धीमी कर ली। अगर तुम टैरिफ से बचना चाहते हो तो मैं शहर में घुसने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हें बस मुझे एक छोटी सी फी देनी होगी। तुम्हारा मतलब उन्हें रिश्वत, ब्राइब देना? लूमियन ने अपनी ठोड़ी से सिटी गेट के पास खड़े टैक्स कलेक्टर और पुलिस की तरफ इशारा किया। उस आदमी ने नथुने सिकोड़े। उनका लालच हाथी की भूख से भी बड़ा है। मैं तुम्हें बिना चेक पॉइंट्स वाला रास्ता दिखाऊंगा। लेकिन क्या ट्रायर पूरी तरह दीवारों से घिरा नहीं है? लूमियन अपनी हैरानी नहीं छिपा पाया। वो आदमी मुस्कुराया। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। फिर उसने छेड़ा, नोबल सर, क्या आपको मेरी मदद चाहिए? लूमियन ने एक पल सोचा और पूछा, इसका कितना खर्चा आएगा? 3 वर्ल्ड यॉ, उस आदमी ने एक मिलनसार मुस्कान के साथ जवाब दिया। अगर तुम सहमत हो तो हम तुरंत निकल सकते हैं। शहर के अंदर पहुंचने के बाद तुम पे कर सकते हो। डील। लूमियन ने अपनी काली वाइड ब्रिम्ड हैट ठीक की, अपना भूरा सूटकेस उठाया और उस गोल मटोल आदमी के पीछे पीछे सिटी गेट से दूर चल दिया। 15 मिनट बाद वे वेजिटेशन और मिट्टी से ढकी एक पहाड़ी पर पहुंचे, जहां से ग्रेश व्हाइट पत्थर झांक रहे थे। स्कैफोल्डिंग, सड़ती हुई पिलोवुड और कई गड्ढे इधर उधर बिखरे हुए थे। ये एक अबैंडन्ड माइन लग रही थी। उस गोल मटोल आदमी ने लूमियन को पत्थरों के ढेर के बीच से एक माइन के एंट्रेंस तक पहुंचाया। क्या ये शॉर्टकट है?
लूमियन ने सावधानी से पूछा। नीली शर्ट वाले उस मोटे आदमी ने हंसा। तुम सच में ट्रायर के बारे में ज्यादा नहीं जानते। कभी वो कहावत सुनी है कि अंडरग्राउंड ट्रायर जमीन के ऊपर वाले ट्रायर से भी बड़ा है? नहीं। लूमियन ने अपना सिर हिलाया। उस आदमी ने समझाया, ट्रायर पहले बहुत छोटा हुआ करता था। ये क्वारीज से घिरा हुआ था जो शहर बनाने के लिए पत्थर सप्लाई करती थीं। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, शहर को बाहर की तरफ फैलना पड़ा और इन क्वारीज को अपने अंदर ले लिया। नतीजतन जमीन में छेद और माइन टनल्स भर गए। उसमें ट्रायर का वो हिस्सा जोड़ लो जो फोर्थ ईपॉक में जमीन के नीचे धंस गया था। साथ ही सरकार द्वारा बनाए गए स्यूअर्स, सबवेज और गैस पाइप्स। क्या ये सतह पर मौजूद चीजों से ज्यादा एक्सटेंसिव नहीं है? लूमियन की आंखें समझ के साथ फैल गईं। क्या तुम मुझे अंडरग्राउंड ट्रायर के रास्ते शहर में ले जा रहे हो? हाँ। वो आदमी मुड़ा, झुका और माइन में एंटर किया। उसने लापरवाही से पूछा, मुझे तुम्हें क्या बुलाना चाहिए? सियल। लूमियन ने अपनी कनपटी टेम्पल्स के सुनहरे बालों को पीछे किया। और तुम? बस मुझे रमेश बुलाओ। उस भारी भरकम आदमी ने माइन के कोने में पत्थरों के ढेर को खंगाला और एक आयरन ब्लैक लैंटर्न निकाली। साफ तौर पर धातु से बनी, वो जंग लगी लैंटर्न सिलिंड्रिकल थी, जिसका ऊपरी हिस्सा निचले हिस्से से थोड़ा संकरा था। उसके बेस पर एक काली रबर लाइनिंग थी। संकरे और चौड़े सिलेंडर्स के जंक्शन पर एक पॉलिश ट्रम्पेट शेप धातु का टुकड़ा लगा था, हालांकि कुछ जंग के धब्बे बाकी थे। रमेश ने एक मैच बॉक्स निकाला, उससे थोड़ी देर छेड़छाड़ की और धातु के ट्रम्पेट से नीले रंग की झलक वाली नारंगी लौ भड़क उठी, जिसने माइन की गहराइयों को रोशन कर दिया। ये क्या है? लूमियन ने हैरान होकर पूछा। उस आयरन ब्लैक लैंप को पकड़े हुए रमेश जमीन के नीचे गया, बकबक करते हुए। कार्बाइड लैंप द केव एसोसिएशन द्वारा इन्वेंट किया गया। बहुत से माइनर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। मुझे नहीं पता कि ये क्यों चमकता है, लेकिन मुझे बस इसमें कुछ पत्थर और पानी डालना होता है, उन्हें ऊपर और नीचे अटैच करना होता है और जब जरूरत हो यहाँ दबाओ और मुंह को लपटों से जला दो। कार्बाइड और पानी रिएक्ट करके एसिटिलीन बनाते हैं जो जलता है और रोशनी देता है। लूमियन को वो केमिस्ट्री याद आ गई जो उसने कुछ महीने पहले पढ़ी थी। वो चुप रहा और एक बेकार माइन टनल के रास्ते रामायस के पीछे जमीन के नीचे चलता रहा। फिर उसने पूछा, द केव एसोसिएशन? ट्रायर केव एसोसिएशन स्पेलंकिंग इंथ्यूजियास्ट्स के एक ग्रुप द्वारा बनाया गया। आजकल वे माइंस के साथ इन्वॉल्व लगते हैं। रमेश लूमियन की तरफ मुड़ा, उसके बगल में चलते हुए और एक मुस्कान के साथ पूछा, तुमने ट्रायर आने के लिए स्टीम लोकोमोटिव क्यों नहीं ली? ट्रेन स्टेशन चेक पॉइंट्स इतने सख्त नहीं हैं, वे सिर्फ स्पॉट चेक्स करते हैं। लूमियन ने याद किया और जवाब दिया, मैं क्लासिकल एरा के रोमांस के आखिरी अवशेषों वेस्टेजेस को एक्सपीरियंस करना चाहता था। एक कुरियर कैरिज? रमायस हंसा। वो स्टीम लोकोमोटिव से कहीं ज्यादा महंगा है। तुम्हारा एक्सेंट बताता है कि तुम रीम या रिस्टन रीजन से हो। दक्षिण से ट्रायर तक का सफर लगभग 120 वर्ल्ड डियोर का है ना? और इसमें 4.5 दिन लगते हैं। स्टीम लोकोमोटिव पर तुम थर्ड क्लास सीट के लिए 50 वर्ल्ड डियोर से कम पे करोगे और 20 घंटे से कम समय में पहुंच जाओगे। तो क्लासिकल एरा के रोमांस का आखिरी हिस्सा तुम कहते हो? ये तुम जैसे लोगों के लिए एक ठगी के काम, कौन जॉब जैसा लगता है। तुमने जरूर काफी पैसे खर्च किए होंगे, हैं? लूमियन ने खुलकर जवाब दिया, काफी हद तक। मेरे पास केवल 267 वर्ल्ड डियोर बचे हैं। रामायस ने एक बार फिर उसकी तरफ देखा और अपनी नजरें हटा लीं। कितना बेकार है। कार्बाइड लैंप को पकड़े हुए वो एक आर्चवे से गुजरा और लैंप की लौ से फैले नारंगी पीले उजाले में नहाए एक दूसरे रास्ते में मुड़ गया। लूमियन ने ऊपर देखा और अंधेरे में पत्थरों को देखा जो काई मॉस से सजे थे, जिनसे पानी की बूंदें टपक रही थीं। पैरों के नीचे का रास्ता छेदों से भरा था और पत्थर के खंभे दोनों तरफ खड़े थे जो गुफा की छत को सहारा दे रहे थे। खंभों के बीच पत्थर और तरह तरह की चीजें जमा थीं, जिससे एक सड़क बन गई थी जो इतनी चौड़ी थी कि 6 या 7 लोग साथ चल सकें। कार्बाइड लैंप की रोशनी में पत्थर के खंभे पर लगी एक स्टील नेम प्लेट दिखाई दी। उस पर इंटिस में लिखा था, रूए ड्रॉइट। यहाँ नीचे सड़क का नाम है। लूमियन ने हैरान होकर पूछा। कार्बाइड लैंप को पकड़े हुए रमेश हंसा और जवाब दिया, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? यह अंडरग्राउंड ट्रायर है। असल में ये दशकों पहले सिटी रेनोवेशंस के दौरान बनाया गया था। अधिकारियों को अंडरग्राउंड बहुत केओटिक लगा, एक सच्चा लैबिरिंथ। दंगाई, कातिल, तस्कर, स्मगलर्स और कल्टिस्ट सबने यहाँ पनाह ली और कुछ किया जाना जरूरी था। इसके अलावा अंडरग्राउंड क्वारीज की वजह से कई घर ढह गए थे और डूब गए थे। रीइंफोर्समेंट जरूरी था। इसलिए सिटी हॉल ने लगभग 1 दशक खंभों की मरम्मत करने, नींव बनाने और पहले से अलग थलग क्वारीज, सबटरेनियन रूइंस, कैटाकोम्स और स्यूअर्स को जोड़ने में बिताया।
वर्कर्स को खोने से बचाने के लिए अंडरग्राउंड स्ट्रीट्स के नाम रिनोवेशंस के दौरान ऊपर वाली सड़कों के हिसाब से रखे गए थे। यहाँ नीचे सड़कें, चौराहे और गलियां दोबारा बनाई गईं और नेम प्लेट्स टांगी गईं सड़कों को मार्क करते हुए। अगर भविष्य में मरम्मत की जरूरत पड़ी तो नामों का रेफरेंस लिया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, लुमियन ने अपने खाली हाथ से ऊपर इशारा किया। असली रू एड्रॉइड ठीक हमारे ऊपर है? हाँ, रामायस ने बात आगे बढ़ाई। ये अंडरग्राउंड ट्रायर है, आगे एक एंटी स्मगलिंग वॉल है। क्वारी पुलिस अक्सर इलाके में गश्त करते हैं, लेकिन घबराओ मत, मैं तुम्हें एक छोटी सुरंग टनल के जरिए ले जाऊंगा। हे, अधिकारी अपने नकली कॉलर्स और झूठ के साथ मानते हैं कि वे अंडरग्राउंड ट्रायर को वैसे ही मैनेज कर सकते हैं जैसे वे जमीन के ऊपर करते हैं, लेकिन वे केवल आधे एंट्रेंसेस और बदले हुए रास्तों के बारे में जानते हैं। बोलते बोलते वो लुमियन को एक डेड एंड की तरफ ले गया और रेंगने के लिए एक संकरी दरार क्रेविस ढूंढी। लुमियन ठीक पीछे पीछे चला। 2 या 3 मिनट बाद वे छोटी सुरंग से बाहर निकले। उनके सामने पत्थर के खंभों से बनी एक दीवार और बीच में फंसी एक सड़क थी। तभी पत्थर के खंभे के बगल में एक भारी भरकम आकृति दिखाई दी, जिसके हाथ में कार्बाइड लैंप थी, और रमेश से बोली, क्या ये हमारा कस्टमर है? रामायस घूमा और लुमियन को देखकर मुस्कुराया। फॉरेनर, परदेसी, मैंने अपना इरादा बदल दिया है। कीमत 265 वर्ल्ड डियोर है। क्या मैं उदार जेनरस नहीं था कि मैंने तुम्हें आज रात की ब्रेड और होटल के लिए काफी छोड़ दिया? अगर मैं मना करूं तो? लुमियन के चेहरे पर और विरोध का मिश्रण था। रामायस का गोल मटोल चेहरा हंसी से कांपने लगा। तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी कि जब तुम घर से दूर हो तो अजनबियों पर इतनी आसानी से भरोसा मत करना? वो भारी भरकम आदमी विपरीत दिशाओं से लुमियन के करीब आए। लुमियन मुस्कुराया, सूटकेस नीचे रखा और रमायस और उसके साथी की तरफ बढ़ा। टिमटिमाती आग की रोशनी में 10 सेकंड से ज्यादा समय तेजी से बीत गया और कार्बाइड लैंप लुमियन के कब्जे में आ गई। लुमियन कांपते हुए रमेश के बगल में बैठा, जिसका चेहरा सूजा हुआ और चोटिल था, और उसके वॉलेट से सारे बैंक नोट्स निकाल लिए। धुंधली नारंगी और नीली रोशनी में उसने उन्हें गंभीर इरादे से गिना। नोटों की गड्डी से रामायस के दाएं गाल को धीरे से थपथपाते हुए लुमियन मुस्कुराया। अब सिर्फ 319 वर्ल्डी और बचे हैं। इसके साथ उसने बैंक नोट्स जेब में रखे और उस रास्ते की तरफ टहलने लगा जो सतह की ओर जाता हुआ लग रहा था। एक पत्थर के खंभे से एक नेम प्लेट लटक रही थी, जिस पर इंटे स्क्रिप्ट की 2 लाइनें लिखी थीं। रू डू पॉट de chambre, le marche du quartier du gentleman। किसी ने पत्थर से रू डू पॉट de chambre खुरच दिया था और उसके बगल में एक नया नाम घसीट कर लिखा था, रू एनर्शी।